हेलो फ्रेंड्स, उड़ाना इसमें आपका सबका स्वागत है। और हम जो पीवाईक्यू कर रहे थे हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री के हम जो पीवाईक्यू कर रहे थे, तो हम लास्ट में हम इस वाले क्वेश्चन पर थे, फिफ्थ क्वेश्चन पर थे। और जो किसका क्वेश्चन था 2023 का, 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया था। इसका हम लास्ट वाली क्लास में कुछ हद तक डिस्कशन कर चुके थे। हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर वट्टा किरुथल के बारे में पूछा गया था। वट्टा किरुथल, वट्टा किरुथल ये किस टाइप की प्रैक्टिस है, यानी ये जो प्रैक्टिस है किस चीज से रिलेटेड है। तो पहली चीज तो हमें देखना संगम डायनेस्टी, यानी कि संगम पोएम, यानी संगम डायनेस्टी, संगम पोएम से ये देखो सवाल आया हुआ है। और प्रैक्टिस के बारे में पूछा गया कि कौन किस टाइप की प्रैक्टिस थी। किसका नाम है? वट्टा किरुथल। तो वट्टा किरुथल जो है किस टाइप की प्रैक्टिस थी। तो यहाँ पर प्रैक्टिस का मतलब क्या हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो ये पूछ रहा है किसी रिचुअल्स के बारे में। रिचुअल्स, रिचुअल यानी कोई ना कोई ट्रेडिशन होगा, कोई ना कोई पुरानी परंपरा होगी, उसके बारे में पूछा गया ये। तो उसके बारे में अगर देखो पूछा गया तो देखो किंग्स एम्प्लॉइंग वीमेन बॉडीगार्ड्स, नहीं ये तो हो नहीं सकता। ये कोई रिचुअल तो है नहीं कि किंग जो है वीमेन बॉडीगार्ड को अपने पास रख रहा है। ये किसी टाइप की रिचुअल्स तो देखो समझ में नहीं आ रही कि कोई, हाँ ये कोई रिचुअल्स हो सकता नहीं। तो इसको तो चलो हम नॉर्मली काट सकते हैं, ठीक है। संगम डायनेस्टी में हमने कभी इन सब चीज़ों के बारे में सुना भी नहीं है। तो वैसे भी अगर कईयों के लिए एकदम ही अलग क्वेश्चन पड़ जाता है। कहते हैं कि अगर देखो जितना ज्यादा टफ क्वेश्चन है उतना ही ज्यादा इजी भी है, बस एक बार थोड़ा समझ लो। समझने में क्या है, वर्ड देखो, वर्ड को एसोसिएशन करो, प्रैक्टिस और रिचुअल। यानी किसी ना किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं ना कि कोई ना कोई प्रैक्टिस हो रही, कोई ना कोई रिचुअल हो, कोई ना कोई ट्रेडिशन हो रहा होगा। यहाँ पर और देखो किसी भी देखो ट्रेडिशन के बारे में नहीं पूछा गया। अब देखो कुछ लोग इसको कर सकते हैं, बी को करेंगे कैसे कि देखो लर्न पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर्स। संगम डायनेस्टी में क्या होता है, संगम एज में यही तो होता था कि कुछ जो पोइट्स थे या काफी हद तक जो पोइट्स थे, किंग्स थे, वो सब आते थे। किंग्स अपने अपने पोइट्स को लेकर के आते थे, एक जगह इकट्ठे हुए और फिर वहां पर क्या करें, अपनी अपनी फिलोसॉफी, रिलीजियस मैटर, इन सब चीजों को डिस्कस करते थे, क्या करते थे। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, ये कोई रिचुअल्स नहीं था, ये तो एक असेंबली थी। तो असेंबली कोई रिचुअल था नहीं है, तो ये कोई प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन कुछ क्या करेंगे, गलती से इसको आंसर करके आ जाएंगे। लेकिन ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक असेंबली है, असेंबलिंग, लोगों की असेंबली है, पोइट्स की असेंबली है। मतलब पोइट्स की असेंबली होगी तो ये कोई देखो किसी टाइप का रिचुअल्स है नहीं है, तो इसको काट दिया जाएगा। अब अगला, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड्स, नहीं ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एनिमल्स। देखो अगर आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को तो देखो हर जगह देखो प्रैक्टिस किया जा रहा है इंडिया में, जगह जगह पर देखो ये तो वर्षों से किया जा रहा है, हड़प्पन टाइम पीरियड से किया जा रहा है। और जब हड़प्पन टाइम पीरियड से इसको किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी वॉचिंग भी होती होगी, वॉचिंग, ठीक है भाई। ये तो एक क्या हो गया, ये तो एक इकोनॉमिक वर्क हो गया, इकोनॉमिक। इन कोई रिचुअल थोड़ी ना हो गया, ये इकोनॉमिक, ये तो इकोनॉमिक वर्क हो गया। तो इकोनॉमिक वर्क किसी रिचुअल से तो देखो जुड़ा हुआ नहीं। ये कह रहे कि प्रैक्टिस हो रही है, कोई अलग सी चीज कोई प्रैक्टिस कर रही है सब, उसका नाम है वट्टा किरुथल। ये तो एक इकोनॉमिक प्रैक्टिस है, इकोनॉमिक काम है कि देखो यंग गर्ल्स। लेकिन अजीब सा आ रहा है कि ये यंग गर्ल्स ही क्यों। मान के चलो अगर काफी बड़ा सा खेत है, खुद दिमाग लगाओ, तो काफी बड़ा सा खेत है, उस बड़े से खेत पर एक लड़की को, मतलब यंग गर्ल्स को छोड़ दिया कि चलो तुम ही देखो। किन से बचाना है? एनिमल से। यार एनिमल्स में तो और भी अलग अलग आ जाएंगे। चलो अगर मान के चलो कोई दूसरे जैसे बड़े जानवर आ गए, कुछ जंगली सुअर आ गए, इकट्ठे झुंड आ गए, तो यंग गर्ल्स का क्या होगा भाई, है ना। दूसरे वैसे कोई दूसरे बड़े जानवर आ गए, बड़े बड़े सांड आ गए, बैल आ गए, तो क्या कर लेगी वो लड़की। तो एक लड़की के भरोसे क्या आप पूरे के पूरे खेत को आप छोड़ दोगे, जिसके ऊपर आपकी पूरी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, जिसके ऊपर आपका पूरा घर बसा हुआ है, जिसके ऊपर आप रह रहे हो, जिसके बेस पर आपको ट्रेड भी करना है, जिसके बेस पे आपकी पूरी लाइवलीहुड जुड़ी हुई है। क्या आप यंग गर्ल के बेस पे छोड़ दोगे? आप क्या ऐसी प्रैक्टिस आप करना चाहोगे? इतना बड़ा रिस्क लेना चाहोगे? नहीं ना। तो ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं ना भाई, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अब आखिरी बचा ये देखो, यहां पर अब देखो थोड़ा लॉजिक लगाओ। अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। देखो एक हारे हुए राजा को अपनी मौत कैसे चुननी होगी, उसको पूरी तरीके से अपना खाना छोड़ देना है। खाना तब तक छोड़ देना जब तक कि वो मर ना जाए।
ध्यान रखो, बाकी सब में देखो एक एक अलग ही लॉजिक लग रहा है कि जो किंग्स एम्प्लॉइंग वीमेन बॉडीगार्ड, ठीक भाई देखो वीमेन को क्या कभी सुना था कि वीमेन बॉडीगार्ड, देखो अगर कोई वीमेन बॉडीगार्ड को रखता तो जाहिर सी बात है हमने कभी ना कभी तो पढ़ा होता ना कि एक्चुअली हाँ हमारे पहले एंशियंट टाइम पीरियड में वीमेन बॉडीगार्ड भी रखे जाते थे, तो उसके बारे में कभी ना कभी तो हमने सुना होगा। जिस चीज के बारे में आपने पढ़ा है और जिस चीज के बारे में आपको नहीं पता तो उसको आप आराम से काट सकते हो, इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये नॉलेज आपकी गलत है। आई मीन जो आप पढ़ करके आए हो अगर उसके अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं बैठ रहा है तो ये गलत है। ध्यान रहे यूपीएससी एक्चुअली जो आपकी बेसिक एनसीईआरटीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ये आपने एनसीईआरटीज में कहीं पर भी ऐसी कोई चीज पढ़ी नहीं है। हाँ हालांकि ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जहां पर आप नहीं पता हो आपको कुछ भी, लेकिन फिर भी कई बार वो ठीक नहीं करता, लेकिन वो अलग अलग टॉपिक है, उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो वाले क्वेश्चन आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नहीं ये वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या बताया गया, किंग्स एम्प्लॉइंग विमेन बॉडीगार्ड, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत ज्यादा बड़ी, कि यहाँ पर हमारे इंडिया में कि कभी कोई ऐसा भी हुआ होगा कि किसी ने मतलब वीमेन बॉडीगार्ड्स को रखे होंगे, ऐसा हो सकता है? ये तो काफी सोचने वाली बात है, काफी बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। तो ऐसा तो बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को। हमने भी अपनी एनसीईआरटी या बाकी सब जगह में पढ़ा, ऐसा तो कुछ सुना नहीं हमने। इसके बारे में जरूर पढ़ा कि हाँ भाई लर्न पर्सन थे, तो लेकिन इसको तो असेंबली कहा गया, इसको तो संगम कहा गया था कि जहाँ पर पोर्ट्स आकर के अपनी असेंबली करते थे, ये तो एक असेंबली है, ये तो संगम है, तो ये वाली रिचुअल्स कैसी हो गई, ये तो वो रिचुअल्स हुई नहीं। अगली चीज देखो, यंग गर्ल्स की पहुंच, देखो अभी फिर वही यही जो अभी बताया ना कि एक्चुअली एग्रीकल्चर फील्ड को पूरे लड़की, एक लड़की है उसके भरोसे पूरे छोड़ दो, आपकी इकोनॉमी पूरी इसके ऊपर बेस है, तो ये कैसे हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर बचा यही कि एक देखो हारा हुआ देखो राजा है, हारे हुए राजा के साथ क्या क्या कुछ नहीं हो सकता था, बहुत कुछ कर सकते थे। चाहे तो सुना हो कि किसी राजा के जैसे आग फोड़ के छोड़ दिया, किसी राजा के हाथ पर काट के छोड़ दिया, किसी राजा को काल कोठरी में डाल दिया, किसी राजा को भूखा मार दिया, होता था। तो उनमें से यार देखो आखिरी तो अब यही वाला ऑप्शन बचा ना, तो इसी वाले को आपको करना है। देखो यहाँ पर एक तो प्रैक्टिस और एक रिचुअल, एक तो वर्ड से आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज अगर आप इनमें से कोई भी देखोगे तो कोई भी इस हिसाब से नहीं चल रही स्टेटमेंट, कई बार अगर आप पढ़ोगे इस वाली स्टेटमेंट को तो हो जाएगा। एक्चुअली ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक बार बस रीडिंग करनी है, मतलब एक दो बार रीडिंग करना है, उसको तुरंत अटेम्प्ट मत करना, आगे भी बढ़ जाना, उसको फिर नेक्स्ट वाली रीडिंग में इसको दोबारा से फिर पढ़ना, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से आपको सारी स्टेटमेंट पढ़नी है, तब जाके आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको स्किप करना है, और अगर स्किप नहीं करना है तो ध्यान रहे वर्ड एसोसिएशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक, अब चलो अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो जो संगम डायनेस्टी, संगम का अगर देखो वर्ड है यहाँ पर, तो संगम से रिलेटेड आपको और भी चीजें जानकारी करनी है। जैसे कि अशोक, जो अशोक है उसके पिलर नंबर 13 और सेकंड में संगम डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, संगम डायनेस्टी के बारे में अशोक के पिलर नंबर 13 और सेकंड में बताया गया है। और संगम के कौन कौन से डायनेस्टी के बारे में, चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, इन सब के बारे में बताया गया है। तो ध्यान है अशोका के पिलर में इनके बारे में मेंशन है, किनके बारे में, संगम डायनेस्टी के बारे में। और संगम डायनेस्टी में किस किस के बारे में, चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, इन सब के बारे में इसके मेंशन किया गया है। अशोक ने ये भी बताया कि एक्चुअली मैं जो अपने जो बौद्ध धर्म जो फैलाऊंगा वो यहाँ पर भी, साउथ इंडिया में भी। तो अशोक ने अपने बेटे को भेजा था जिसका नाम था महेंद्र, उनको ही भेजा था। उस समय भी यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी थी, संगम डायनेस्टी थी। और संगम डायनेस्टी की कौन सी डायनेस्टी होगी, उनमें भी चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, ये वहां की उस समय मेजर डायनेस्टी थी। चलो आगे और भी जानकारी देख लेते हैं। तो चलो ठीक, बट्टा के रुथल, ये वही एक प्रैक्टिस है कि अगर कोई किंग हार जाता, वॉर हुई, वॉर के अंदर हार गया, तो उसे ये रिचुअल कमिट करना पड़ेगा कि उसे खाना पीना अपना सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। अच्छा भाई एक सवाल और भी है, ऐसा कौन सा किंग था जिसने सल्ले खाने की पॉलिसी को अपनाया था। सल्ले खाना पॉलिसी ये एक जैन रिलीजन की पॉलिसी होती है, या ये कह लो एक रिचुअल होता है कि जिसके अंदर क्या हो, कोई पर्सन अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देगा। ऐसा नहीं कि उसमें हारना जरूरी नहीं, हारने वाली कोई जरूरत नहीं है, बस वो अपना खाना पीना छोड़ देगा।
खाना पीना छोड़ देगा तब तक, एक्चुअली पानी नहीं, मतलब खाना खाना छोड़ देगा जब तक कि वो मर ना जाए, अपना खाना छोड़ देगा। तो ऐसा कौन सा किंग था? उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और इस वाले नीति को क्या बोलते थे, इस वाले ट्रेडिशन को क्या बोला गया, इस वाले रिचुअल्स को क्या बोला गया? इसका नाम था सल्ले खाना। सल्ले खाना। सल्ले खाना। सल्ले खाना। देखो, सल्ले खाना में क्या है कि पर्सन अपनी मन मर्जी से खाना छोड़ देता है। क्योंकि किंग का मानना यह है कि अगर मैं जितना ज्यादा मैं खाना ना खा रहा हूँ, जितना एक राजा के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, वही पैसा अगर मेरी प्रजा के ऊपर खर्च होता तो कितना ज्यादा बेटर है। उस समय क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में उनके एरिया में काफी बड़े लेवल पर अकाल आ गया था, मतलब काफी लोग कहते हैं कि भूख भूख से मर रहे थे। तो एक जैन monk थे जिनका नाम था भद्रबाहु। तो उनके साथ वो गए थे दक्षिण भारत में, दक्षिण की ओर गए, साउथ इंडिया की तरफ। और फिर वहां पर इन्होंने रिचुअल्स को अपनाया, सल्ले खाना। उनका मानना ये था कि जितना मैं खाना खा रहा हूँ, जितना मेरे ऊपर खर्चा हो रहा है, अगर मैं इतना खाना छोड़ दूं तो मेरे बदले में ये जो दूसरे जो पर्सन है, दूसरे जो लोग हैं, वो सब खाना खाएंगे। अगर एक राजा जिसके ऊपर अगर 1000, अगर 10,000 रुपये एक दिन में मान के चलो खर्च हो रहा है, वही 10,000 रुपये अगर उसने छोड़ दिया तो वही लोग जो गरीब लोग हैं उनके बीच में अगर 100-100 रुपये भी बांट दो तो उन्होंने कितने सारे गरीबों के बीच में खाना आ जाएगा, कितने सारे गरीबों को खाना मिल जाएगा। 1000 बांट दो तो क्या, एक के चक्कर में, एक के अलावा एक अगर भूखा मर रहा है तो उसके बदले में कितने 10 लोग खाना खा रहे हैं, ये समझ लो। अगर 1000 बढ़ते तो, और अगर 100-100 बांट देते तो और ज्यादा लोगों को खाना मिलेगा। तो ये चीज की किसने सोची? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन वट्टा की रुथाल इसका लेकिन अलग पॉइंट है। वट्टा की रुथाल में क्या हो रहा है? वट्टा की रुथाल में ये हो रहा है कि किंग अगर हार जाता है तो उसे खाना पीना छोड़ना होगा, खाना छोड़ देगा जब तक कि मर ना जाए। ये एक तरीके के ह्यूमिलिएशन है। इसमें एक टाइप का देखो आपको ह्यूमिलिएशन सा नजर आएगा, इसके अंदर अपने आप ही समझ में आएगा। ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं, किंग को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उसको कमजोर किया जाता है, उसको तड़पा तड़पा करके मारा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अलग ट्रेडिशन फॉलो किया जा रहा है। यहाँ की सोच क्या है कि अगर आप ज्यादा अगर आपका जो खाना वही दूसरे को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है कि किंग को सजा दी जा रही है कि तुमने भाई वॉर की, तुम हार गए हो, अब तुम कमजोर हो तो तुम्हें यही वाली सजा मिलेगी। अगला देखो रो कैडेट 13। रो कैडेट 13 पर ही देखो चौल, पांड्या, सत्यपुत्र, इनके बारे में हमको पता चलता है। एक्चुअली अशोक ने अपने धर्म को भी प्रमोट करने के लिए यहाँ पर अपने जो है फॉलोअर्स को भेजा था, अशोक ने अपने लोगों को भेजा था, अपने पर्सन्स को, कि जाओ जा करके यहाँ पर भी जो है अपनी धर्म की पॉलिसी को बताओ, अपनी धर्म की पॉलिसीज के बारे में बताना सबको कि एक्चुअली असल में धर्म है क्या। ठीक, तो रॉ कैडेट 13 में, रॉ कैडेट सेकंड में भी बताया गया, रॉ कैडेट 13 के बारे में भी बताया गया कि अशोक ने किस तरीके से कलिंग वॉर जीती। लेकिन कलिंग वॉर जीतने के बाद भी उसको क्या हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। अशोक ने देखा कि चारों तरफ चलो भाई खून की नदी नदी से बह रही है, लाखों लोगों को कह रहे कि इतने सारे लोग मरे, मतलब लाखों लोगों को इसने नुकसान पहुंचाया। नुकसान पहुंचाने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी एक पर्सन है, जैसे एक फैमिली है, फैमिली में 4 मेंबर हैं, ठीक है, मतलब माता पिता और 2 बच्चे हैं, मान के चलो किसी को भी, चारों में से किसी भी एक को अगर आपने कुछ भी कर दिया हो, बाकी 3 तो फिर हर्ट होंगे ना। बाकी जो तीनों जो उससे जुड़े रहेंगे वो सब के सभी हर्ट होंगे, उन सभी को दिक्कत होगी, वो सभी उसके लिए रोएंगे, सभी तड़पेंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें तो भाई यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि अगर उसने कई हजार लोगों को मारा तो लाखों लोग प्रभावित होंगे, उनके कितने सारे रिलेटिव्स होंगे। कहते कि बच्चों तक को मार दिया गया था, औरतों तक को मार दिया गया था। लेकिन फिर बाद में इसने देखा कि असल में मैंने इतनी लड़ाई किस लिए की, चारों तरफ खून ही खून है। कहते कि चारों तरफ खून ही खून एकदम बह गया था। कहते कि जहां उंगली डालो वहीं खून, खून के दलदल बन गए थे। इसको फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका दिल एकदम बदल गया। काफी सारी इसने बातें बताई इसने कलिंगा वॉर के बारे में, और फिर इसने अपने आप को फिर चेंज कर दिया। अशोक ने अपने आप को चेंज कर दिया कि इसने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। तो पहले देखो अशोक की देखो पॉलिसी के बारे में ध्यान रखना। एक पॉलिसी थी इसकी भेरी घोष, भेरी घोष, भेरी घोष और एक थी धम्म घोष।
ठीक। तो सबकी दो पॉलिसी ध्यान रखना। एक थी भेरी घोष में ये हो रहा था कि अशोक अपनी पावर के दम पर सबको जीत रहा था। अशोक अपनी पावर का यूज कर रहा है, आर्मी का यूज कर रहा है, वॉर का यूज कर रहा है, वेपन्स का यूज कर रहा है। ये थी भेरी घोष की पॉलिसी। लेकिन जब वो अशोक ने भेरी घोष यानी वॉर वाली पॉलिसी को जब छोड़ करके वॉर की पॉलिसी को जब छोड़ दिया यहाँ पर और धर्म की नीति पर चलने लगे, यानी धम्म की जो पॉलिसी जब अशोक ने जो अपना, इसको कहा गया था धम्म घोष। जब कहा कि मैं अपने धम्म को प्रमोट करूंगा, धम्म, तो इसको कहा गया था धम्म घोष। तो अशोक की दो पॉलिसी रही, पहले स्टार्टिंग में भेरी घोष और फिर उसके बाद रही धम्म घोष। ठीक है, अब देखो संगम एज में तो कई सारी देखो पोएम्स लिखी गई, लिटरेचर लिखे गए, काफी सारी किताबें लिखी गई, काफी सारे पोइट्स रहे। तो संगम डायनेस्टी साउथ इंडिया में ही रही और साउथ इंडिया में ये जो लिटरेचर है काफी ज्यादा फले फूले। अच्छा, आपने मतलब कई सारे जैसे इसके लिटरेचर के बारे में सुना भी होगा। एक का नाम है शीला पाटीगरम। शीला पाटीगरम के बारे में आपने इतना सुना होगा कि एक मूवी देखोगी जय भीम। तो जय भीम मूवी में एक लेडीज होती है, एक किरदार है जिसका नाम है कन्नगी। ठीक, कन्नगी। तो उसके हस्बैंड को मार दिया जाता है और फिर वो जगह जगह मतलब भटकती है, बहुत ज़्यादा उसके साथ दुराचार भी होता है, काफ़ी कुछ गलत भी होता है, बहुत सहती है। किस लिए सहती है कि उसके पति को मार दिया जाता है, अपने पति के ढूंढने के लिए जगह जगह दर दर भटकती है और ये रियल लाइफ बेस्ड कहानी है। तो ठीक ऐसे ही कहानी एक संगम लिटरेचर है, एक संगम किताब है, उसके अंदर लिखी गई है। उसका नाम है शीला पाटीगरम, इलंगो वाडिगर ने लिखी गई थी। तो कहते हैं ना जय भीम में कि ये आज के समय की रेड पिटिशन नहीं है, ये आज के समय की शीला पाटीगरम है। और ये कन्नगी नहीं, सॉरी, ये सेंगरी नहीं, इसका नाम कन्नगी है, ये आज की कन्नगी है। तो मूवी के अंदर जो लड़की का नाम होता है उसका नाम होता है सेंगिनी, और जो बुक के अंदर जो किताब में जो नाम लिखा गया उसका नाम है कन्नगी। बिल्कुल लगभग एक जैसी स्टोरीज है। तो ऐसी कोई स्टोरी देखो हमको इसके अंदर भी इसी के अंदर ही देखने को मिलती है संगम लिटरेचर में। तो देखो संगम का मतलब होता क्या, संगम मीन्स असेंबली ऑफ पोएट्स, मतलब कई सारे पोएट्स आकर के किसी एक जगह पर मिलेंगे और वहां पर क्या करेंगे, अपनी असेंबली बनाएंगे और वहां पर अपनी अपनी कविताएं दिखाएंगे, अपनी अपनी कहानियां सुनाएंगे। किससे सुनाएंगे वो सब। तो इसकी अब तक जो है तीन संगम हुए, मेनली तीन संगम, फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम। तो फर्स्ट संगम हुआ मदुरई में, मदुरई, तो ठीक है मदुरई में हुआ। लेकिन जो फर्स्ट संगम था ना, यहाँ के कोई भी लिटरेचर सर्वाइव कर ही नहीं पाए, कहते हैं यहाँ कोई लिटरेचर सर्वाइव नहीं कर पाए। सेकंड संगम हुआ कपाडापुरम, सेकंड संगम, यहाँ पर बस एक ही लिटरेचर सर्वाइव हुआ जिसका नाम था तोलकापियम, और तोलकापियम लिखा गया था तोलकापियर द्वारा, तोलकापियम, तोलकापियर। तोलकापियम को लिखा था तोलकापियर, तोलकापियर ने लिखा। तोलकापियम के अंदर ही यहाँ की सोसाइटी के बारे में, यहाँ के लैंड के बारे में, यहाँ के जो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस यानी जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट, वर्ण, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। किसके अंदर, तोलकापियम। तो तोलकापियम एक तो इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर तोलकापियम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी पूछे गए, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल आ गया था कि क्या यहाँ पर मतलब वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया है, मतलब ऐसी बस कुछ स्टेटमेंट दे दी और एक स्टेटमेंट दे दी कि संगम लिटरेचर में क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण मिलता है। हाँ ठीक है, मिलता है। तो ऐसी जनरल स्टेटमेंट दी गई है। तो वर्ण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट कहाँ पर मिल रहा है, तोलकापियम में। और तोलकापियम किसने लिखी, तोलकापियर। और इसको कब लिखा गया था, सेकंड संगम। तीन संगम हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट संगम कहाँ हुआ, मदुरई, दूसरा कपड़ापुरम, तीसरा मदुरई। तो पहले मदुरई, तीसरे मदुरई, लेकिन दूसरा कपाड़ापुरम। अब जो थर्ड वाले में थे, थर्ड वाले के काफी सारे लिटरेचर सर्वाइव किए गए, तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखो तोलकापियम, तोलकापियम को किसने लिखा, तोलकापियर, तोलकापियर ने लिखा। कब लिखी गई थी, सेकंड संगम के टाइम में। तीन संगम हुई थी, पहली संगम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और फर्स्ट वाली कहाँ हुई थी, मदुरई, सेकंड वाली कपादापुरम, तीसरी वाली मदुरई। तो पहली और तीसरी दोनों मदुरई। और ये सेकंड वाली में क्या लिखा गया था, तोलकापियम। सिर्फ एक ही लिटरेचर सर्वाइव किया गया सेकंड संगम का। तो तोलकापियम में लैंड डिवीजन के बारे में दिया गया है।
5 पर लैंड डिवीजन, मतलब लैंड को 5 भागों में बांट दिया गया उनके ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुरुंजी, कुरुंजी का मतलब क्या था, हिली ट्रैक्ट, जो हिली वाला एरिया होगा, हिली वाला एरिया, उसको कहा गया था कुरुंजी। मुल्लई यानी पेस्ट्रोल, पेस्ट्रोल लैंड को मुल्लई कहा गया। मरुदम, मरुदम, मरुदम का मतलब एग्रीकल्चर लैंड। नेदल, कोस्टल, पलाई, डेजर्ट। तो ये 5 लैंड के क्लासिफिकेशन थे, कुरुंजी, मुल्लई, मरुदम। क्या क्या, कुरुंजी, मुल्लई, मरुदम, नेदल और पलाई। तो ये 5 भाई लैंड की क्लासिफिकेशन की हुई। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि हाँ, संगम डायनेस्टी में लैंड के क्लासिफिकेशन थे, जमीन के क्लासिफिकेशन तो थे। तो कितने थे, 5। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने, 7 क्लासिफिकेशन के होंगे, 8 क्लासिफिकेशन के होंगे। तो जैसे कि कहते हैं कि यूपीएससी जनरली जो फैक्ट्स होते हैं कई बार गलत देती है। जैसे 5 है यहाँ पर तो दे देगी 6 है, 7 है, या नॉर्मली ऐसे बोल देंगे, नाम शायद ही लिखेंगे कभी कि तोल का पीएम में दिया गया, नहीं, डायरेक्ट ये बोलेंगे कि संगम लिटरेचर में लैंड का क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब 4-5 और भी स्टेटमेंट देंगे, कंसिडर अबाउट द संगम लिटरेचर। तीन स्टेटमेंट कोई सी भी दे देंगे इधर उधर की, और एक चौथी स्टेटमेंट दे देंगे, देयर इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, या ये बोल दें कि वी कैन फाउंड द एविडेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड इन द संगम लिटरेचर। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ ना कुछ बन सकता है। या इनके डायरेक्ट नाम पूछेंगे, कुरुंजी का मतलब क्या है, मुल्लई का मतलब क्या है, मरुंदम का मतलब क्या है, नैदाल का मतलब क्या है, पलाई का मतलब क्या है, ये पूछ सकते हैं कि इनका मतलब क्या है। कुरुंजी, हिली ट्रैक्ट, मुल्लई, पेस्टोरल, मरुंदम, एग्रीकल्चर लैंड, नैदाल, कोस्टल, पलाई, डेजर्ट। तो ये 5 है लैंड के क्लासिफिकेशन। अगली चीज आती है कि यहां पर कास्ट, देखो इससे इनडायरेक्टली देखो क्वेश्चन आ भी चुका है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है कि देखो यहां पर जो कास्ट के बारे में देखो बताया जाता है, और यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ, संगम लिटरेचर में कास्ट के बारे में, कास्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में दिया गया है। यही बोल दिया जाता है कि सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम इस समय था, ऐसे संगम लिटरेचर में दिया गया है। तो हाँ ठीक है, तो देखो ना, तोल का पीएम में ही देखो दिया गया है। तो ध्यान है, तोल का पीएम, थोड़ा आपको ये सब चीज जान करके जाना है, थोड़ा तोल का पीएम के बारे में ये सब चीज थोड़ी बहुत आपको जानकारी भी ले लेनी है कि तोल का पीएम में ही ये 4 कास्ट आपको मिलती है, 4 कास्ट। ठीक है, एक का नाम है अरसर, ठीक है, अंथनार, अगला वनिगार और वेलालार, ये 4 हैं। अरसर, अंथनार, वेलालार। क्या क्या, अरसर, अंथनार, वेलालार, ये 3 ही इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरसर, अंथनार, वेलालार। ठीक है, चलो तो फिर अब आगे देखते हैं। देखो अब देखते हैं, ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड भी देखो क्वेश्चन पूछा गया पूरम में, इनडायरेक्टली पूछा गया, थोड़ा सा ट्रिम करके पूछा गया, वो आगे बताएंगे कि किससे ये थोड़ा ट्रिम करके पूछा गया। तो देखो जो संगम लिटरेचर उसको 2 भागों में बांट लिया जाता है, और 2 भागों में बांटने वाला कौन है, वो तोल का पीएम। तोल का पीएम किसने लिखी थी, तोल का पीयर ने। और कौन से संगम में, सेकंड संगम में। कहाँ हुई थी, कपादापुरम में। और जो कपादापुरम में जो संगम हुई उस समय लिखा है तोल का पीएम। और तोल का पीएम जो संगम लिटरेचर है उसको 2 भागों में बांट लेते हैं। कितने, 2 भागों में। तो देखो 2 भागों में जो देखो बांटा गया, एक का नाम है अहम या अगम, अहम या अगम। तो इसको बोलो अगम और पुरम। ठीक है, तो पहले कौन सा था, अगम और पुरम। तो अहम को अगम भी बोलते हैं, अहम अगम, और अगला पुरम। तो ठीक, तो देखो अगम जो है वीमेन डोमिनेटेड है, वीमेन डोमिनेटेड है। तो यानी किस चीज के ऊपर ये ज्यादा फोकस करेगा, जैसे फेमिनाइन, लव स्टेजेस, इन सब चीजों के बारे में बात करेगा। लव के स्टेजेस के ऊपर, फेमिनाइन के ऊपर, इंटीरियर, इंडिविजुअल सोल, इन सब के ऊपर ये ज्यादा बात करेगा अगम। और पुरम में मेल डोमिनेटेड है। तो मेल का, जैसे अगर आपने कभी सुना मेल किस चीज के बारे में ज्यादा जाने जाते हैं, जैसे वायलेंस, मस्कुलिन, हीरोइज्म, इन सब चीजों के बारे में आपको ज्यादा दिखाई देगा इसके बारे में। ठीक है, मस्कुलिन, वायलेंस, हीरोइज्म, ठीक है, रिप्रेजेंट द वर्ल्ड एक्सटीरियर, ठीक है, इन सब के बारे में आपको देखने को मिलेगा। वॉर्स हो गई, किंग्स, पोएट्स, पर्सनल वर्च्यूज, ऐसे ऐसे आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड है। मेल के अंदर ज्यादातर एक्चुअली क्या दिखाया जाता है आपको, हीरोइज्म, हीरोइज्म, वायलेंस, मस्कुलिन, वॉर, ये सब चीजें देखने को मिलेगी।
तो ध्यान रहे, अगम और पुरम ये दोनों क्लासिफिकेशन किसके अंदर है, किसने किसने की है, उसका नाम है तोलकाप्पियम। और तोलकाप्पियम किसके द्वारा लिखी गई है, तोलकाप्पियम। ठीक, चलो ठीक है, अब आगे देखो। अब इसकी और भी कुछ किताबें, बस किताबों का नाम याद रखना और राइटर का, और बस इतना ध्यान रखना कि संगम लिटरेचर है बस। जैसे अगत्यम, अगत्यम, ठीक है, इसको लिखा गया था अगस्त्य ने या अगत्यार। तो अगत्यम अगस्त्य, तोलकाप्पियम सेकंड टाइम पीरियड में लिखी गई थी, सेकंड संगम में, बाकी सारी थर्ड की। एटू टोगई, कौन सी, एटू टोगई, ये 8 एंथोलॉजी है। बाकी बस आपको नाम बस याद रखना है, बस नाम ही क्या क्या दिया गया संगम लिटरेचर में कि हाँ नाम। अगला देखो, शिलापट्टिगरम किसने लिखी थी, इलंगो वाडिगल। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, इलंगो वाडिगल, शिलापट्टिगरम। देखो स्टोरी किसकी है, कोवलन और कन्नगी। और ठीक इसी से जुड़ी हुई एक और कहानी है, वो है मणि मेखलाई। मणि मेखलाई, देखो मणि मेखलाई ये किसकी डॉटर होती है, कोवलन की डॉटर होती है, कोवलन। अभी सुना ना, देखो कन्नगी, ठीक है, और सेंगिनी, बिल्कुल वही वाली स्टोरी। और वैसे जो कोवलन, ये कोवलन कन्नगी, ठीक है, कोवलन की बेटी जिसका नाम था मणि मेखलाई, मणि मेखलाई, ठीक है। तो ध्यान रहो, मणि मेखलाई भी क्या है, एक संगम लिटरेचर है। इसको किसने लिखा, सत्यनार, बस इतना नाम याद रखना, सत्यनार, मणि मेखलाई को। और शिलापट्टिगरम किसने लिखी, इलंगो वाडिगल। किसकी स्टोरी है, कोवलन और कन्नगी की। और मणि मेखलाई में मणि मेखलाई की कहानी है पूरी, डॉटर ऑफ कोवलन, कोवलन की बेटी है, उसी की कहानी है। ऐसे नहीं बोले मणि मेखलाई रिलेटेड टू मणि मेखलाई, नहीं, मणि मेखलाई रिलेटेड टू डॉटर ऑफ कोवलन, ठीक है, इस तरीके से। इसके अंदर क्या क्या दिया गया, जैसे गवर्नमेंट कैसी है, सोसाइटी कैसी है, हमारे स्टेट कैसा है, इनकी पॉलिसीज क्या क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। कि इनके टाइम पीरियड में भी ये जो स्टोरी है, इनके टाइम पीरियड की यही दिखाया गया कि एक्चुअली जैसे हस्बैंड मर जाता है तो जगह जगह कैसे दर दर भटकती है, कि कैसे प्रशासन के कुछ लोगों ने भी उनको मिलकर परेशान किया। सेम वैसे ही जैसे जय भीम मूवी के अंदर परेशान किया, ठीक वैसे इसके अंदर भी दिखाया जाता है। इसके अंदर भी बताया गया कि कैसे राजा के भी कुछ लोगों ने इनको परेशान किया था, लेकिन लास्ट में जाकर क्या इनको भी न्याय मिला, जस्टिस मिला। लेकिन वही है ना कि दर दर भटकने के बाद, इतना कुछ करने के बाद तब जाके जस्टिस मिला, पहले क्यों नहीं मिल गया भाई। वही सब चीज़ें इसके अंदर भी दिखाई गई है। और जो संगम पूरी गवर्नमेंट के बारे में बताया गया, संगम गवर्नमेंट के बारे में, उसकी सोसाइटी के बारे में बताया गया कि सोच क्या थी उस समय लोगों की, कैसे कैसे कास्ट का डिवीजन होता था, कास्ट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे एक दूसरे को हैरेस किया जाता था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है। सोसाइटी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में। इसको ओडिसी ऑफ तमिल लिटरेचर भी बोला जाता है, मणि मेखलाई को। तो मणि मेखलाई को ओडिसी ऑफ तमिल लिटरेचर, यानी कि इसके अंदर काफी कुछ चीजें देखो बताई गई तमिलनाडु के बारे में, तमिल के बारे में, तमिल की पूरी एंशिएंट सोसाइटी, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सब चीजों के बारे में इसके अंदर बताया गया मणि मेखलाई के अंदर। और किसने किताब लिखी थी, सत्यनार ने, ध्यान रहे सत्यनार ने ये वाली किताब लिखी थी। अगले आते हैं जीवक चितामणि, अगली किताब जीवक चितामणि, बस इतना ध्यान रख लेना, इसको एक जैन मॉन्क ने लिखी, ठीक है। इसको डेट, ठीक है, बुक ऑफ डेटी भी बोलते हैं, ठीक है, बस बुक ऑफ डेटी, जीवक चितामणि, इतना बस आपको ध्यान रखना है। जीवक चितामणि किससे रिलेटेड है, जैन मॉन्क से, ठीक है, जैन मॉन्क से रिलेटेड है। और अगला वलापाथी, ठीक है, जैन मॉन्क है, उन्होंने लिखी। तो देखो ध्यान रहे, तमिलनाडु में जैन धर्म, जैन रिलीजन भी काफी ज्यादा फला फूला था, बहुत ज्यादा। इससे जुड़ी हुई एक मतलब केव है जिसका नाम है सिताना वसाल, सिताना वसाल, ठीक है, सिताना वसाल एक जैन केव है। इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, सिताना वसाल से और जैन लिटरेचर से सवाल आ चुके हैं और आते भी रहते हैं। और आने टाइम में और भी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इस साल भी देखो हो सके तो जैन या बुद्धिस्ट लिटरेचर से क्वेश्चन आए। लेकिन हाँ, जैन और बुद्धिज्म ये दोनों थीम देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म एंड जैन, बुद्धिज्म एंड जैन, इन दोनों से देखो फिर से देखो इस साल क्वेश्चन आएगा जाएगा। इन कहाँ से आएगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ पूछा जरूर जाएगा। एक तो देखो कुछ चीजें तो देखो कंप्लीट करनी पड़ेगी। एक तो लिटरेचर कंप्लीट करने इनके, लिटरेचर ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी फिलोसफी, फिलोसफी हो गया, लिटरेचर हो गया, और इनकी जो साइट्स होगी, साइट्स तो देखो सारी चीजें देखो पढ़ के जाने। इनके जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, इनके जो से पेंटिंग से रिलेटेड, इनकी पेंटिंग्स वगैरह भी पढ़ करके जाना पड़ेगा, ठीक है। आएंगे देखो अभी आने वाले स्लाइड्स में इनकी पेंटिंग्स भी कुछ होंगी,
ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड अजंता की केव्स, इनसे जुड़ी हुई ये एलोरा की केव, ठीक है। एलोरा केव में बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म तीनों की आपको इसके अंदर जो एविडेंस मिल जाते हैं देखने को। इनके तीनों की पेंटिंग्स देखने को मिल जाती है, इनकी तीनों फिलोसफी देखने को आपको मिलेगी। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म तीनों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। और साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में आपको सितन मसाल केव, इनसे जैनिज्म से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। ये सब है। अब देखो, चलो अब अगला क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा, ये थोड़ा अलग हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक। चलो देखो, देवी चंद्रगुप्त, देखो इसके बारे में ऑलरेडी देखो जान चुके हैं, मतलब एक्चुअली इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है देवी चंद्रगुप्त के ऊपर। देवी चंद्रगुप्त ये किताब थी, ठीक है, ठीक है। किताब किसने लिखी थी? ये लिखी थी विशाख दत्त ने, विशाख दत्त, ये वाली किताब लिखी। तो बिलाना ये तो एकदम ही कट गया, बिलाना कट गया। अगला देखो, और किसके बारे में हम जानते हैं? मिलिंद पाना, मिलिंद पाना ये किसने लिखी? नागार्जुन, गलत, ये तो नागसेन ने लिखी, नागसेन ने, वही ये था। देखो देवी चंद्रगुप्त किससे रिलेटेड है? देवी, देखो नाम याद रखो, देवी और चंद्रगुप्त, इन दोनों की कहानी है, देवी और चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त एक मतलब क्वीन थी, उनसे रिलेटेड है। और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्त डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी में जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उनसे रिलेटेड है पूरी पूरी स्टोरी। और किसने लिखी थी? विशाख दत्त। विशाख दत्त इन्हीं के कोट पोएट थे जिन्होंने लिखी है देवी चंद्रगुप्त। और मिलिंद पाना ये नागसेन ने लिखी है, नागसेन से रिलेटेड है, नागसेन और मिनांदर, मिनांदर, नागसेन और एक मिनांदर, इन दोनों से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या इन दोनों के बीच में जो क्वेश्चन आंसर जो हुए, मिनांदर ने कई सारे क्वेश्चन पूछे इनसे, फिलोसॉफी से रिलेटेड और भी अपनी लाइफ से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे। वो ये था कि नागसेन देखता कि मिनांदर आ रहा जा रहा है, तो रास्ते में एक ही बार में इसको पकड़ लिया, बता भाई तुम डेली डेली आते जाते कहाँ से रहते हो, क्या करते तुम, क्या क्या है तुम्हारा धर्म? तो इसने बताया, तो फिर इसने कहा कि चलो बुद्धिज्म में आ जाओ। इसने कहा बुद्धिज्म में क्यों? तो इसने जितने सवाल पूछे उतने सबके जवाब ये देता चला गया। और जो इन दोनों के बीच में जो सवाल जवाब हुए, तो उसके ऊपर पूरी किताब लिख दी गई। अब जो भाई जो पूरी जो किताब लिखी गई उसका नाम रखा मिलिंद पाना। मतलब एक दिन में इतनी डिस्कशन हुई, इतनी डिस्कशन हुई कि पूरे डिस्कशन का एक ही जगह पर नाम हो गया मिलिंद पाना। ये काफी मोटी किताब है ये, एक ही दिन की जितनी सारी बातें हुई भाई, और एक ही दिन की जितनी बातें हुई वो सारी किताब में लिख दी, उसी को कहा गया मिलिंद पाना, मिलिंद पाना, ठीक। अब बाकी दूसरा ये बचा, ठीक, अमीर महाकाव्य और नीति काव्य मित्र। अब यहाँ पर क्या करें भाई, अगर यूपीएससी ने अगर कुछ इस टाइप से अगर देखो क्वेश्चन अगर पूछ लिया विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, देखो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ लिया कि भाई यहाँ पर बताओ भाई कौन कौन से जुड़े हुए हैं। चलो हमें अगर ये दोनों पता है तो क्या करें, क्या करें? अगर आपको अटेम्प्ट करना है, ऑब्वियसली आपको दो के बारे में पता है, और दो ऐसे नाम है कि जो भाई कभी सुने ही ना हो। वैसे अगर आप ज्यादा पीछे अगर आप जाओगे ना तो शायद इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ पता चलता है कि हाँ इन दोनों को कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वगैरह में दिया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन को, ठीक। लेकिन अब इतना तो देखो किसी को ध्यान नहीं रहता कहाँ दिया है, कैसे दिया है, क्या है क्या नहीं है, तो भी आपको अटेम्प्ट करना है। तो देखो ध्यान रख लेना 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। अब आपके पास बचे 1 और 2, ये तो पक्का यकीन है। जैसे ही आपने एक को एलिमिनेट किया तो 4 तो कट गया, फिर दूसरे का एलिमिनेट किया तो 3 भी कट गया, अब बचा 2। अब देखो यूपीएससी जनरली देखो क्या करते हैं, जनरली यूपीएससी हिस्ट्री में ऑल 4 ऑल 3 तो देखो कभी करती नहीं है, और 4 में से ना अक्सर क्या करती है यूपीएससी 2 को ही आंसर बोलती है, 2 ओनली 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप या तो ओनली 2 लगाओ, जाहिर सी बात है यही, क्योंकि इन दोनों के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे ओनली 2 कर दो और आगे बढ़ो। यूपीएससी कभी हिस्ट्री में ऑल 4 नहीं करती। ऑल 4 कब करेगी, जब 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 आपको जैसे कोई एक अलग ही चीज दे दी, जैसे मान के चलो कोई एंशिएंट टाइम पीरियड में कोई ट्रैवलर है, उसके बारे में 4-5 बातें लिख दी कि हाँ उसकी किताब में ये सब चीजें लिखी है, हाँ भाई लिखी होगी, ठीक है कर दो, ओके हाँ भैया लिखी है, हमने नहीं पढ़ा भाई, हम भाई इतनी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते, लिख दिया होगा, कर दिया होगा, क्लिक करो आगे बढ़ो, ठीक है टिक मारो आगे बढ़ो, ज्यादा फिर इसके बारे में सोचना नहीं है। क्योंकि जो आप करोगे ना
वही चीज बाकी सब जो टॉपर्स होते हैं वो सब भी यही करते हैं। जो टॉपर्स होते हैं ना ये 90 91 या 90 प्लस अगर कोई अटेम्प्ट करके आ रहा है यार, वो ये सारी चीजें थोड़ी ना पढ़ के जाएगा, एक एक सारी चीजें वो इतनी नहीं पढ़ पाता भाई, उसे सब चीजों के बारे में नहीं पता होगा। वो भी क्या करता है, वो भी यूपीएससी का माइंडसेट समझता है कि हाँ भाई यूपीएससी में जनरली क्या करता है, 2 को ओनली माना जाता है। अगर 2 उसने हटा दिए हैं तो 2 स्टेटमेंट है, 50-50 अब आपका हो गया। इस तरीके से वो सब लोग आगे बढ़ते हैं, तभी उनके 90 प्लस हो पाते हैं। किसी से अगर पूछोगे ना कि हाँ आपने क्या भाई पूरी नॉलेज के बेस पे किया, नहीं भाई कोई नॉलेज के बेस पे नहीं कर पाता। नॉलेज के बेस पर आप 30-40 तक ही आप कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। नॉलेज के बेस पर आप 90 तक नहीं कर सकते। ये चाहे कुछ भी हो, कोई भी कितना भी दिमाग लगा के, कोई कितना ही बड़ा कितना ही पढ़ने लिखने वाला क्यों ना हो, कोई भी 90 प्लस सिर्फ नॉलेज के बेस पे नहीं कर सकता है। कुछ तो भाई आप सबको रिस्क लेना पड़ेगा, तो जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ते हैं। और अगर आप देखोगे ना तो नेट ये सब आपको पॉजिटिव ही दे करके जाएगा, नेट पॉजिटिव। ये वाली जो ट्रिक है ना, मैं सच करूं कि जैसे अगर 5 क्वेश्चन है, चलो अगर 5 से 6 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं इसी टाइप से, 5 क्वेश्चन मान के चलो आपने अटेम्प्ट की, तो 4 तो आपके पक्का ठीक जाने जाने, एक क्वेश्चन गलत हो तो ठीक है, तुम्हारा क्या सबका गलत जाएगा, क्योंकि तुम ही नहीं बहुत से ऐसे टॉपर थे इसी को लगा करके जाएंगे 2 पॉइंट। आपके अलावा बाकी सब भी जिन जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स है ना प्रीलिम्स में, वो सब यही वाले ट्रिक अपनाते हैं। बस ये पता होनी चाहिए बस ये ट्रिक कि कैसे काम करती है कैसे नहीं। बस ध्यान रहे आपको, बस इतना पता होगा कि 4 के चारों कभी या तो यूपीएससी ना तो गलत करेगी ना तो सही करेगी, एक्सेप्ट साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में क्या होता है और इन्वायरमेंट में क्या होता है, वहां पर यूपीएससी जनरली क्या करती है, 4 के तो 4 ही ठीक है, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहां पर एप्लीकेशन पूछी जाती है। जब एप्लीकेशन की बात है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी रहे तो ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में, ठीक है भाई बहुत कुछ हो सकता है। अगली चीज, अगर जैसे इन्वायरमेंट के बारे में अगर नेगेटिव पॉइंट्स दिखा दिए कि भाई कौन कौन से नेगेटिव है, अगर आपको चारों नेगेटिव नजर आ रहे हैं, जैसे कोई भी फर्टिलाइजर है, कहते कि ओवर यूज फर्टिलाइजर का क्या क्या मतलब इफेक्ट आएगा, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, तो नेगेटिव जो जो लिखे हैं वो सारे ठीक होंगे, बस वो तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखो क्या दिमाग लगाओगे, इसके अंदर चारों के चारों तो नहीं हो सकते, यूपीएससी कभी इतना नहीं करे कि चारों के चारों को एकदम ठीक बनाएगी, नहीं, कोई 2 को ही। और आपका ना अगर आप इस तरीके से चलते हो, आपका नेट पॉजिटिव ही आएगा। 1-2 क्वेश्चन गलत जाते जाने दो, तुम्हारे नहीं सबके गलत जाएंगे, जो तुम गलत करके आओगे वो भी बाकी सब भी गलत करके आएंगे, लेकिन आपको इस तरीके से बस चलना पड़ेगा। ठीक है कि देखो आपको देखो 2 तो पता ही है कि हाँ भाई ये दोनों गलत हैं, बाकी दोनों सही है नहीं है, देखो 4 तो गलत यूपीएससी देगी नहीं, तो 1 को मारे तो 2 को मारो। अक्सर यूपीएससी क्या करे, 4 में से 2 को ठीक बनाए, तो 2 पे ही मार के आना है आपको। ठीक, ये चीज है। चलो अब देखो देखते हैं, देखो विशाख दत्त ने लिखी थी किताब मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस किससे रिलेटेड है, किसके बारे में स्टोरीज है, पूरी की पूरी मौर्य डायनेस्टी, जो मौर्य डायनेस्टी है ना, मौर्य डायनेस्टी में भी जो चंद्रगुप्त है उनके बारे में बताया गया कि कैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य ने दोनों ने मिल करके किस तरीके से धनानंद को हराया था, किस तरीके से उन्होंने अपने राजपाट को संभाला था, किस तरीके से चंद्रगुप्त पहले बचपन में कैसा था, चाणक्य ने उसको कैसे ट्रेंड किया, क्या क्या उसको सिखाया, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई। मुद्रा राक्षस है पूरी एक स्टोरी है, इसी के बेस पर ही हम बताते हैं कि हाँ भाई चाणक्य ने किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया था कि वो धनानंद को कैसे हरा सकता है और कैसे भारत का मतलब सम्राट बन सकता है, कैसे भारत का सम्राट वो बनेगा भी, और कैसे उसने पहला भारत को सम्राट दिया। मतलब कि चाणक्य ने पूरे भारत का सबसे पहला सम्राट जो तैयार किया था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो जो पूरी जो स्टोरी है वो किसमें बताई गई, मुद्रा राक्षस में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो कहानी जो बताई गई है वो देवी चंद्रगुप्तम में बताई गई है। ये भी एक मतलब इसके भी क्या है, अच्छी खासी कहानी है ये भी, कि किस तरीके से इसने हराया था दूसरे राजा को, और आसपास की जो डायनेस्टी थे उनसे भी वॉर हो रही थी, तो इसके बारे में भी आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम और ये विशाख दत्त, इनकी दोनों किताबें याद रखना। ठीक है, अगली चीज, ये किस टाइप के राइटर थे, संस्कृत पोएट, और ये प्ले राइट लिखते थे, प्ले राइट। ठीक है, अगली चीज चलो ठीक है, न्यायकंद्र सूरी। देखो न्यायकंद्र सूरी, देखो अजीब सा नाम लग रहा है, एक मैं ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुन रहे न्यायकंद्र सूरी। अगला ठीक है, हमीरा महाकाव्य। देखो इधर न्यायकंद्र सूरी
ये कौन थे? श्वेतांबर जैन थे। याद करो। अब देखो जैन में भी ध्यान रखो, दो टाइप के देखो जैन थे, एक थे दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक, दिगंबर और श्वेतांबर। और श्वेतांबर दिगंबर का बंटवारा कब हुआ था? याद करो, वही दोबारा से चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब साउथ इंडिया में जब गए थे सल्ले खाना अपनाने, तो दो जने थे, एक थे भद्रबाहु और एक थे स्थलबाहु। ठीक है, भद्रबाहु और एक स्थलबाहु। जब भद्रबाहु जब साउथ इंडिया में चले गए, फिर उसके बाद जब वापिस आए, जब वो सल्ले खाने की जब पॉलिसी जब उनकी खत्म हुई चंद्रगुप्त मौर्य की, जब वो डेथ से जब मर गए, मतलब भूख से, स्टारवेशन से, खुद मतलब खाना छोड़ दिया था, उसके बाद उनकी डेथ होगी। और जब डेथ होगी उसके बाद जब वो भद्रबाहु वापिस जब नॉर्थ इंडिया में गए, तो उन्होंने देखा कि सबके सब लोग तो सफेद रंग के कपड़े पहन के घूम रहे हैं। और सफेद रंग के कपड़े पहन के घूम रहे, फिर देखा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो पता चला, लोगों ने फिर अपना एक अलग नाम दे दिया, इसका क्या है, श्वेतांबर। तब उस समय क्या हो, दो अलग पार्ट हो गए थे, दो अलग पार्ट हो गए थे, एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। तो श्वेतांबर जो सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर जो कपड़े उपड़ों को त्याग देते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये किस टाइप के थे? ये श्वेतांबर थे, न्यायकंद सूरी, श्वेतांबर जैन मुख। ठीक है, और किसके टाइम पीरियड की बात है? लगभग लगभग 15 सेंचुरी। तो इनकी जो किताब थी उसका नाम था, ठीक है, अमीरा महाकाव्य। अमीरा महाकाव्य न्यायकंद सूरी ने लिखी। तो दोबारा से ध्यान रख लेना, अब इनके क्या हो सके, टाइम आ सकता है कि कौन से टाइम पीरियड के थे ये। तो 15 सेंचुरी। अमीरा महाकाव्य किसके टाइम पीरियड की? 15 सेंचुरी। तो ये चीजें पर ध्यान रखना, न्यायकंद 15 सेंचुरी, न्यायकंद सूरी और अमीरा महाकाव्य। और ये भी ध्यान रखना कि कौन से monk थे, जैन monk। या अगली बार ये आ सकता है, अमीर महाकाव्य जैन लिटरेचर आ सकता है, अमीर महाकाव्य जैन लिटरेचर। देखो मिलिंद पाना किसने लिखी थी? नागसेन। ये तो डिस्कशन हो चुका है, नागसेन। ठीक, नागसेन। ठीक, उसके बाद आएगा सोमदेव सूरी। सोमदेव सूरी, ठीक है, नीति वाक्यामृतम। नीति वाक्यामृतम ये इन्होंने लिखी सोमदेव सूरी ने। बस इतना बस आपको ध्यान रखना ना। और 10th सेंचुरी के आसपास के थे, 15 सेंचुरी 10th सेंचुरी, ये दोनों आपको ठीक ठाक से बस याद रखना है, 15 सेंचुरी 10th सेंचुरी। बाकी ये तो देखो, ये तो रिपीटेड है भाई, ये तो मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त, ये तो रिपीटेड है, ये तो रिपीट होते ही रहते हैं। मिलिंद पानो रिपीट होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर कितने सारे जो क्वेश्चन होंगे, पिछले अब की बार आने वाले टाइम में भी बताऊंगा कि कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं, कई बार रिपीट हुए। और खास तौर से जो लिटरेचर है ना, बुद्धिज्म जैनिज्म के, ये तो कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। हाँ, ये एका दुक्का थोड़े नए हैं। तो अक्सर देखो क्या होता है, ये भी ध्यान रखना कि जो यूपीएससी जिनके बारे में हमको पता ही नहीं होता, इन सब में मतलब दो तरीके तो कर देगी यूपीएससी, या तो जिनके बारे में नहीं पता वो गलत है, या तो जिनके बारे में नहीं पता है तो सही है। यही दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। इन कब सही होगा, कब गलत होगा? कब सही होगा? जब जिनके बारे में आपको पता है, जो नॉर्मली जिनके ऊपर यूपीएससी पूछ चुकी है, उनके बारे में जनरली क्या करेगी यूपीएससी, इनके बारे में जैसे दो लिटरेचर दिए थे इस बार आपको दो, तो इनके बारे में अगर गलत दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बारे में सही होगा। यह चीज होती है। इनके बारे में आपको पता है कि ये गलत है, इनके बारे में पता है आपको ये गलत है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों सही होंगे। इस तरीके से करते हैं यूपीएससी। तो रिस्क तो भाई देखो लेनी पड़ेगा, बिना रिस्क के देखो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलो अब आगे करते हैं। देखो बेसनगर, क्या इससे जुड़ा हुआ कुछ है? हाँ है। क्या शेव थे? नहीं। बाज सीताना वसाल, ठीक। अब देखो बेसनगर, बेसनगर कहां पर? ये है एमपी। कहां क्वेश्चन है? पीवाई क्यू, ये तो क्वेश्चन है। ये किस टाइप का क्वेश्चन है? पीवाई क्यू। ठीक है, पीवाई क्यू देखो क्वेश्चन है। इसको एक और, इसका एक और भी नाम है, इसका नाम है विदिशा। कहां पर? ये मध्य प्रदेश में, ध्यान रहे मध्य प्रदेश में। ये तो मध्य प्रदेश में देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया बेसनगर शेव, शेव केव श्राइन। सेकंड भज, बुद्धिस्ट केव श्राइन। थर्ड सीताना वसाल, अभी तो हमने डिस्कशन किया था ना, सीताना वसाल केव श्राइन। सीताना वसाल ये कहां पर है? तमिलनाडु, तमिलनाडु की तरफ में। ये वाला डायरेक्टली देखो, ये वाला क्वेश्चन कहां से आ रहा है? एनसीईआरटी। ये सब कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं? एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं।
देखो ये चीजों को ध्यान रखना, अगर आप PYQ और एनसीईआरटी से अगर आप अच्छे तरीके से करके जा रहे हो तो आपका प्री नहीं रुक सकता है। एटलीस्ट ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन तो आप करके ही आ जाओगे। 10 अगर 10 क्वेश्चन आए, 10 से 12 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर मान लो एंशिएंट के अगर 6 क्वेश्चन आ गए एंशिएंट के इस बार भी, तो आपके एटलीस्ट कम से कम 4 या 5 तो आपके 100% ठीक ही जाना है। ये चीज़ें अगर आप PYQ अच्छे से आप करके जा रहे हो और एनसीईआरटी अगर आप करके जा रहे हो तो 6 में से 4 या 5 तो आपके पक्का ठीक ही जाने, 4 से तो नीचे कोई जाएगा नहीं गलत। तो नेट पॉजिटिव आपको क्या दे रहा है, मतलब नेट तो अगर आप देखा जाए तो पॉजिटिव भी जाएंगे आपके, ठीक है, आपके मार्क्स जो है पॉजिटिव में जाएंगे। तो आपको ना PYQ करके जाना ही जाना है। तो देखो बेसनगर, इसका एक और नाम कौन सा है, विदिशा, दूसरा नाम कौन सा है, विदिशा। तो क्या ये सेब के शाइन है, नहीं, ये सेब के शाइन नहीं है, ठीक है। अब देखो शेव, देखो अगला कौन सी रिवर पर है, बेटवा और हलाली। ये दोनों बेटवा और हलाली रिवर जहां पर दोनों आकर के मिलती है वहीं पर ही है बेसनगर। तो बेसनगर कहाँ पर है, MP में। MP में कौन सी रिवर पर है, बेटवा और हलाली। या ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए क्या है, बेटवा रिवर पर, हाँ तो ये बेटवा रिवर पर सिचुएटेड है। इसका एक और दूसरा नाम क्या है, विदिशा। क्या विदिशा एक और भी जगह नाम सुना, हाँ बिल्कुल सुना है भाई साहब। दूसरा नाम देखो और भी, देखो इसका यही वाला नाम देखो कहाँ पर, अगर आप देखोगे इसके आप और ये रहा, हाँ ये देखो विदिशा, एनसीईआरटी में ये बेसनगर का ही देखो पुराना नाम विदिशा। यहीं से देखो रिवर जा रही है बेटवा, बेटवा रिवर यहीं से देखो, बेटवा रिवर। ठीक है, बेटवा रिवर यहीं से देखो, बेटवा रिवर भी जा रही है, ठीक। और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में विदिशा। चलो आता है, ठीक है भाई। चलो अब देखो विदिशा, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके लिए, वासुदेव कृष्ण। तो ये शिव तो नहीं है, कौन से, ये वैष्णवीज, कौन से वैष्णवीज, और किसके लिए, वासुदेव, वासुदेव कृष्ण, उनसे रिलेटेड है ये जगह। तो ये सेविज्म तो ये एकदम है ही नहीं है। तो भज ये बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट केव। सीताना मसाल जैन केव। तो देखो तो सीताना मसाल के बारे में तो जो कई बार आ चुका है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। विदिशा के बारे में भी आ चुका है, विदिशा का दूसरा नाम बेसनगर, बेसनगर के बारे में भी देखो पूछा जा चुका है। अब देखो बस इतना सा बस सवाल पूछा गया है कि क्या ये सेविज्म है, नहीं तो ये सेविज्म नहीं है। तो कौन से, वैष्णविज्म में, वैष्णविज्म। और किसके लिए है ये, वासुदेव कृष्ण। किसको डेडिकेटेड है, वासुदेव कृष्ण के, कृष्ण को डेडिकेटेड है। तो यहाँ क्या देखिए, एंड ग्लोरीफाइंग द इंडियन रूलर भागभद्र। उस समय वहां के जो रूलर थे उनका नाम था भागभद्र। और तो यहाँ पर एक और पर्सन आया था ग्रीक से जिनका नाम था हेलोडोरस। तो हेलोडोरस ने एक पिलर बनवाया था जिसका नाम था हेलोडोरस पिलर, ठीक है। तो कहां पर ये है बेसनगर, जिसका एक और भी नाम है विदिशा। तो किसको डेडिकेटेड है, वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण, कृष्ण को बोलते हैं ना गॉड ऑफ गॉड, ठीक। और अगली चीज ये भी है कि यहाँ पर जो नदी है बेटवा, बेटवा नदी देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन के बेस पर। और ये भी विदिशा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन है, एक तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज एनसीईआरटी में ये एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री की फर्स्ट वाली बुक चैप्टर सेकंड चैप्टर में इसके बारे में दिया गया है। तो ध्यान रहे उसको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके मैप को खासतौर से आपको अच्छे से जान लेना है, मैप को अच्छे से आपको जान लेना है। मैप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। देखो अब इसको देखो दूसरा इसका लोकल नाम भी है खंबा बाबा या खाम बाबा। दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, खंबा बाबा या खाम बाबा। किसको कहा गया है, हेलोडोरस पिल्लर को, हेलोडोरस पिल्लर को ही खंबा बाबा या खाम बाबा, ये इसका नाम है दूसरा। अब तो भज केव कौन सी केव है, ये बुद्धिस्ट केव है। और कहां पर सिचुएटेड है, ये है महाराष्ट्र में भज केव।
इसको बनाया गया था सेकंड सेंचुरी बीसी में, इसको बनाया गया था भज के कुछ सेकंड सेंचुरी बीसी में। अब देखो टाइम टाइम पीरियड जरा देखो, जिस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म काफी ज्यादा फ्लोरिश होते थे उस समय हिंदुइज्म थोड़ा कम था। इस टाइम पीरियड में आपको ज्यादातर कौन सी केव्स मिलेगी, बुद्धिज्म और जैनिज्म की। तो एंशियंट हिस्ट्री जब कभी आप अगर पढ़ रहे हो तो बुद्धिज्म और जैनिज्म की केव यानी इनके आर्किटेक्चर, इनके स्कल्पचर, इनकी पेंटिंग, ये काफी ज्यादा देखो इंपॉर्टेंट है। और लोकेशन भी जान लेना कि कहाँ पर है। तो भज केव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। आपको बस इतना तो देखो जानना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। चलो ये भी देख ले, चलो बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म बुद्धिज्म इसके देखो दो भाग थे, एक थे हीनयान, एक था महायान। हीनयान और एक थे महायान। देखो बुद्ध की मतलब जो बुद्धिस्ट धर्म की चार काउंसिल हुई थी, और चार काउंसिल जो थी उनमें से चौथी काउंसिल में कनिष्क, जो कनिष्क थे उन्होंने करवाई थी चौथी काउंसिल। और चौथी काउंसिल में ही इसका हीनयान और महायान का बंटवारा हुआ था। हीनयान और महायान का बंटवारा हुआ। हीनयान का मतलब होता है स्मॉल व्हीकल। हीनयान का मतलब होता है स्मॉल व्हीकल, और महायान का मतलब होता है लार्ज या ग्रेट व्हीकल। लार्ज या ग्रेट व्हीकल। लार्ज या ग्रेट व्हीकल। अब देखो जो हीनयान है, हीनयान आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते, नो बिलीव, नो आइडल वर्शिप, नो आइडल। और ये क्या करेंगे, ये आइडल वर्शिप करेंगे। तो दोनों बीच में देखो डिफरेंस तो आएगा ही। लेकिन कनिष्क के टाइम पीरियड में कौन सा ज्यादा फ्लोरिश हुआ, वो था महायान। अब एक बार ये भी आ सकता है कि इन्होंने मतलब डिक्लाइन करा हीनयान को और अपग्रेड किया महायान को, तो ये भी गलत है। इन्होंने महायान को बढ़ावा दिया, इंकरेज महायान को किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि इसको हीनयान को डिस्करेज कर दिया, नहीं, इसको भी इंकरेज करेंगे लेकिन इसको डिस्करेज नहीं करेंगे। ध्यान से सुनो, इंकरेज किया लेकिन इसको डिस्करेज नहीं किया। इसको इंकरेज करेंगे, इसको इसके हालत पे छोड़ देंगे, भाई ठीक है अपना तुम्हें जैसे फ्लोरिश करना है वैसे फ्लोरिश करो, आपकी मन मर्जी है। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है, अगर जो टफ करना चाहिए यूपीएससी तो ऐसा कर देगी, बाज केव रिलेटेड तो महायान केव नहीं, ये महायान नहीं भाई, ये तो हीनयान है। हीनयान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, हीनयान बुद्धिज्म, हीनयान। तो क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि जो भज केव है ये महायान से रिलेटेड है, तो गलत, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि भाई ये जो भज केव है किससे रिलेटेड है, हीनयान से। महायान का दे देंगे सब, अगर इनको थोड़ा टफ बनाना होगा। और अगर कुछ भी अगर दूसरी अगर स्टेटमेंट दे देंगे इधर उधर की गलत सलत, तो सही वाली स्टेटमेंट इसकी दे देंगे। तो भज केव से रिलेटेड तो हीनयान, तो ध्यान रहे हीनयान किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से, और महायान बुद्धिज्म की दूसरी शाखा से। तो बुद्धिज्म की दो शाखा थी और इससे पहले भी दो और शाखाएं बरसी थी, ठीक है। अच्छा देखो अब बुद्धिज्म की जो पहली जो काउंसिल थी वो कब हुई थी, वो हुई थी इतने 483 में, और दूसरी 383 में बीसी में। तो 483 में जो इनकी जो पहली जो काउंसिल जो हुई थी उस समय वह ये था कि गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि 100 साल बाद ना हमारी जो काउंसिल होगी इसका दो भाग में टूट जाएगी। ऐसा किस लिए कहा था, क्योंकि इनके एक फॉलोवर थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। उन्होंने कहा कि भाई लड़कियों को आने दो, हमारी शाखा में लड़कियों को आने दो, हमारी काउंसिल में भाई औरतें भी तो आना चाह रही हैं, क्योंकि बहुत सी औरतें बोल रही थी कि हम भी आएंगे। अब उनकी काउंसिल में सबसे पहली जो पर्सन थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की जो दूसरी माँ थी वो आई। तो गौतम बुद्ध जी ने ये भी बताया था उसको, आनंद को, कि देखो अगर हमारे काउंसिल में कोई अगर औरत नहीं आती है तो 500 साल तक चलेगा, ये 500 साल तक आराम से हमारी काउंसिल 500 साल तक आगे तक चलेगी। लेकिन अगर कोई फीमेल आ जाती है तो जाहिर सी बात है ये 100 साल बाद ही डिक्लाइन हो जाएगा। अब गौतम बुद्ध की बात थी, ऐसा तो उन्होंने बोल नहीं दिया, कुछ सोच समझ के बोला हो गौतम बुद्ध ने। तो गौतम बुद्ध ने जो भी कुछ भी सोच समझ के बोला है तो होना ही होना है। तो 483 में मतलब काउंसिल हुई और 383 में क्या होगी, काउंसिल
फिर टूट जाएगी दो भाग में। एक थी महासंघिका और एक था थेरवेदा, ठीक है, या दूसरा भी नाम है थेरवेदा का स्थावीरवदीन, दो भाग में टूट गई। ये तो गौतम बुद्ध की कही बात थी, कोई ऐसे नॉर्मल आदमी तो ने बोला नहीं। अब ये चीज मत सोच रहे ना कि गौतम बुद्ध जी मतलब जो औरतें थी उनको मतलब डिस्करेज कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो उनको इंसल्ट नहीं कर रहे ना उनको डिस्करेज कर रहे हैं। उनका कहना ये था कि देखो असल में दिक्कत लड़कों की है। क्योंकि जो लड़के आए उन्होंने कहा कि भाई देखो अगर लड़की आ जाएंगी तो लड़के भी कुछ ना कुछ तो मतलब, देखो जाहिर सी बात है सब लोग ठीक नहीं हो सकते एक ही टाइम पर, है ना। कुछ का दिमाग भी घूमेगा, कुछ इधर उधर की भी सोचेंगे, तो आने वाले टाइम में क्या हो, डिक्लाइन तो होना ही होना होगा। तो इस वजह से क्या हो, डिक्लाइन हुआ क्योंकि फीमेल्स आ गई। फीमेल्स जब आई तो कुछ मेल्स भी इधर उधर के फिर दिमाग अपना लगाएंगे, तो फिर उसके बाद आगे जाके करप्शन भी चालू हो जाएगा, और करप्शन चालू होगा फिर उसके बाद डिक्लाइन हो गई। तो इस वजह से क्या हो, बुद्धिज्म का फिर आगे जाकर डिक्लाइन हो गया। अरे गौतम बुद्ध की कई बातें थी यार, ऐसे थोड़ी ना गलत हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो बुद्धिज्म के दो भागों हीनयान महायान, तो किसके टाइम पीरियड में होते, कनिष्क के। और कौन सी काउंसिल थी उस समय, फोर्थ काउंसिल थी, फोर्थ चौथे नंबर की काउंसिल थी उसी समय। चलो अब देखो अगले चित्तनावसाल केव, ये तमिलनाडु में, ध्यान रखना तमिलनाडु में। और चित्तनावसाल केव जो है कौन से धर्म से रिलेटेड है, जैनिज्म। ध्यान रही है जैनिज्म से रिलेटेड है। और कब की बात है, सेकंड सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी। ठीक, अब देखो इसके अंदर अगर आप देखोगे इसके अंदर कई सारी पेंटिंग्स बनी हुई है, इसकी दीवारों पर बहुत बढ़िया बढ़िया देखो पेंटिंग बनी हुई है। ये एनसीईआरटी की देखो बुक में भी है, एनसीईआरटी की बुक में ये जो पेंटिंग देख रहे हो आप, ये देखो फूलों के बीच में मतलब मोम के, देखो किस तरीके से। ये कहाँ पर है, ये चित्तनावसाल केव में। चित्तनावसाल केव कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में। तो ध्यान है तमिलनाडु में चित्तनावसाल केव है। अब देखो यहाँ पर ये बताया गया, देखो एनसीईआरटी में देखो कुछ चीज देखो बताई गई है कि उस समय जैन धर्म को अलग अलग डायनेस्टीज प्रमोट कर रही थी। जैसे कि अगर आप ये देखो, एक नाम है पल्लव, पांड्या, चोल। क्या क्या, पल्लव, पांड्या, चोल। और इसके अंदर भी देखो और ज्यादा देखो किसने भूमिका निभाई, पल्लव डायनेस्टी के किंग थे जिसका नाम था महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक है, इन्होंने आर्ट को काफी ज्यादा पैट्रोनाइज किया और इन्होंने कई सारे टेम्पल बिल्डिंग बनवाए, टेम्पल्स बनवाए। कहाँ कहाँ पर टेम्पल बनवाए, पन्नामलाई। ये नाम याद रखना भाई, नाम आपको याद रखने कि ये जो बिल्डिंग्स है, ये जो टेम्पल्स है किससे रिलेटेड है, तो जैन से रिलेटेड है। पन्नामलाई, ठीक है, मंदगापट्टू, कांचीपुरम। क्या क्या, पन्नामलाई, मंदगापट्टू, कांचीपुरम। पन्नामलाई, मंदगापट्टू, कांचीपुरम, ये तीन नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीन नाम और किससे रिलेटेड है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट कौन सी डायनेस्टी के थे, पल्लव। ये याद आपको रखना है, पल्लव डायनेस्टी के थे भाई, पल्लव डायनेस्टी के किंग नहीं। ये तीनों तीनों की तीनों ये देखो टेम्पल बनवाए। पन्नामलाई, ठीक है, क्या पन्नामलाई, मंदगापट्टू और कांचीपुरम, ये तीन। अब चित्तनावसाल केव के बारे में इधर है, चित्तनावसाल के केव के बारे में देखो, चित्तनावसाल केव ये रहा, चित्तनावसाल एनसीईआरटी में यही 11th क्लास की एनसीईआरटी, उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर की एक अलग ही किताब है, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट, उसके अंदर यही है पूरा। अगर थोड़ा सा अगर इसको पढ़ करके जाओ तो बहुत ज्यादा बेटर है। देखो अब जो चित्तनावसाल केव किससे रिलेटेड है, पांड्या। जब पांड्या डायनेस्टी जब अपनी पावर में आई तो इन्होंने और भी मतलब जैन धर्म को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया, और जैन धर्म को जब आगे बढ़ाया तो इन्होंने कुछ केव्स का निर्माण किया, केव्स में कुछ पेंटिंग बनवाई। एक थे तिरुमलाईपुरम, क्या नाम है, एक केव्स का नाम है तिरुमलाईपुरम। एक का नाम है तिरुमलाईपुरम और दूसरे का नाम है चित्तनावसाल। तो ध्यान रहे, तिरुमलाईपुरम और एक चित्तनावसाल केव, तो ये दोनों नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ की अगर आप सीलिंग्स वगैरह देखोगे, यहाँ पर आपको मतलब महावीर जैन, दूसरे मॉन्क्स, फ्लावर्स, इन सब चीजों की आपको पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। ऐसे छत पर भी, ऐसे सीलिंग्स पर भी ऐसे फोटो बनाई हुई है। और इनमें फोटोज में आप ये देखोगे कि जो चेहरा है, चेहरा एकदम गोल गोल सा चेहरा बना हुआ है, गोल सा, जैसे इसमें देख रहे हैं गोल सा चेहरा, एलोंगेटेड आईज, नोज, और काफी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया। और आप देखो कि जो काफी हद तक जो नेचुरल कलर्स का भी देखो यूज किया गया इसके अंदर। ठीक है, डांस करते हुए ऐसा मानो कि स्वर्ग की तस्वीरें बनाई हुई है, इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पर तस्वीरें बनाई गई है, स्वर्ग की तस्वीरें, ऐसा लगेगा आपको कि आप स्वर्ग में आ गए हो। इतनी बड़े बड़े यहाँ पर तस्वीरें
बनाई गई है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं 2022 के, 2022। तो ठीक है, नाम याद रख लेना ये सारा, ये जो जो इसके अंदर, एक बार ये वाला पेज है थोड़ा एक बार पढ़ के देखना। ठीक है, इसके अंदर अदरवाइज इसके अंदर इतना जो चेतना वसाल के साइड बाय साइड एक और भी इंपॉर्टेंट है, तिरुमलईपुरम के, ये भी ध्यान रखना कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में, रिलेटेड जैन, लेकिन चेतना वसाल और तिरुमलाई केव्स किससे रिलेटेड है, पांड्या डायनेस्टी से रिलेटेड है। इतना आपको ये पढ़ना है बस, इतना अगर आप ध्यान रखोगे तो काफी ज्यादा बेटर है पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। अगला देखो, अब आते हैं 2022 के क्वेश्चन। ठीक है, 2022 के क्वेश्चन, इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो इस टाइप का मैं तो क्वेश्चन बोल रहा था कि जहां पर आप ऑल मार्क क्या हो गए। अब देखो, अब आपके पास देखो सिर्फ 2 घंटे हैं। अब 2 घंटे के अंदर आप एकदम या तो इसको एकदम अच्छे से छान मारो, एकदम बढ़िया से पढ़ डालो। ऐसे वाले क्वेश्चन में तो टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा। अगर आपके पास लास्ट में टाइम है तो अच्छे से पढ़ना, अदरवाइज बस ऐसे टिक मार के छोड़ देना कि यहाँ पे अभी इसको पढ़ना है। ठीक है, इसको बस ऐसे टिक मार के, कैसे भी आप जैसे टिक मारते हो, जैसे एफ की फ्यूचर में पढ़ूंगा अभी बाद में, ठीक है, या बी लिख दो कि हाँ भाई ठीक है मैं इसको बाद में पढ़ूंगा। या एक बार कम से कम एटलीस्ट आपको एक बार रीड करके तभी आपको ये करना है कि एक बार रीड कर लो, ठीक है, समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर चलो आगे बढ़ो, इसको छोड़ दो वैसे ही। फिर जब टाइम बच जाए, अगर आपको लगता है कि टाइम बाद में मिल पाएगा आपको, तो आप इसको पढ़ना। अदरवाइज एक दूसरा भी चीज है, डी पे आपको क्लिक कर देना है कि आपको डी ही लगाना है, ऐसे क्लिक करके। लेकिन फिर बबल मत भरना, बबल उस टाइम आपको ऐसे बबल कुछ नहीं भरना है, आपको पहले डी पे मार देना। इस टाइप के क्वेश्चन कि देखो, कौटिल्यज अर्थशास्त्र, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, पहले पढ़ लो, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा पहले डी पे मार दो, फिर आगे बढ़ो। लेकिन बबल मत भरना, बबल लास्ट में भर देना। टाइम मिलता है तो 1-2 बार पढ़ना। तब कैसे पढ़ेंगे तो देखो ऐसे, अब पर्सन देखो, कौटिल्यज अर्थशास्त्र के बारे में देखो पूछा गया, अकॉर्डिंग टू कौटिल्यज अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, मतलब कौन सा इसमें से करेक्ट हो सकता है, कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट। ठीक है, चलो भाई समझ गए, जुडिशियल पनिशमेंट। ये क्या बोल रहा है कि देखो, एक व्यक्ति है, कोई भी एक पर्सन है, उसको अगर जुडिशियल पनिशमेंट मिली है तो जुडिशियल पनिशमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको हम स्लेव बना सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, अर्थशास्त्र काफी मोटी सी किताब है, कभी हमने पढ़ा नहीं, कभी हमने जाना नहीं, बना सकते नहीं बना सकते कुछ पता है नहीं भाई। ठीक है, कोई नहीं, चलो भाई देखते हैं अभी आगे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, देखते हैं। इफ अ फीमेल स्लेव बॉर हर मास्टर अ सन, सी वॉज लीगली फ्री। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से जरा पढ़ो। अगर एक फीमेल लेडीज है, अपने मास्टर की वजह से, अगर मतलब अपने मास्टर से अगर एक बच्चे को जन्म देती है तो वो लीगली फ्री हो जाती है। ठीक है भाई, हो सकता है। स्टेटमेंट सारी की सारी आपको देखो ध्यान से पढ़ देनी है, समझ लेना कि क्या क्या लिखा गया। अगली चीज, इफ अ सन बोर्न टू अ फीमेल स्लेव वाज फादर्ड बाय हर मास्टर, द सन वाज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सोन। सन मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई भी फीमेल स्लेव है, उसने अपने मास्टर के वजह से, अगर मास्टर से अगर अपने स्वामी है, उसके जो मालिक है जिसकी वो स्लेव है, तो उसकी वजह से अगर कोई बच्चा अगर हुआ है, या उसकी वजह से कोई बच्चा अगर उसने जन्म दिया है, तो उसके बच्चे को भी लीगल स्टेटस मिलेगा सन का, ये बोला गया है। अब आप कहोगे कि यार ये तो हमने पढ़ा नहीं यार अर्थशास्त्र में, पक्का ऐसे कुछ लिखा भी है क्या, कुछ पढ़ा है ऐसा कुछ? नहीं यार, कुछ नहीं पढ़ा, तो कैसे करें? तो देखो अब इसको इस तरीके से करना है। अब आप देखो गौर से थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ो। ये वाली अगर स्टेटमेंट अगर आप देखोगे पूरी तरीके को नेगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब डिफेम कर रहे हैं, मतलब डिफेम बता रहा है, कह रहा है नेगेटिव पॉइंट बता रहा है अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र के बारे में देखो 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। और हमने क्या देखा है कि देखो जल्दी अगर कभी इसके अंदर क्या होता है, तीनों की तीनों कभी ठीक नहीं होते, एक्सेप्ट जब कभी किसी अलग चीज के बारे में पूछा गया हो, जैसे बीसी के बारे में पूछा गया ना, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ज्यादातर क्या होता है डी, जैसे नोनीस के बारे में पूछ लिया गया था, या और भी कुछ इटालियन ट्रेवलर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, अलग अलग ट्रेवलर्स के बारे में पूछ लिया जाता है,
कि उन्होंने हमारी सोसाइटी के बारे में ये सब चीजें बताई, हाँ तो होता है, ठीक है। सोसाइटी के बारे में बताया, हाँ ठीक है होता है। ट्रैवलिंग के बारे में बताया, हाँ होगा, ठीक है। वो सब जगह ठीक है भाई, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अब यहां पर अगर आप देखो, एक स्टेटमेंट देखो एकदम ही नेगेटिव जा रही है और दो स्टेटमेंट पॉजिटिव जा रही है, तो जाहिर सी बात है, अगर देखो यहां पर भी इफ अ फीमेल स्लेव, देखो यहां पर जो फीमेल स्लेव के बारे में बताया गया, इधर भी देखो फीमेल स्लेव के बारे में देखो बताया गया, और दोनों स्टेटमेंट दोनों एक ही दिशा में देखो जा रही है, एक ही लाइन में, एक ही सीध में देखो जा रही है, एक ही सीध में जा रही है, तो जाहिर सी बात है दोनों के दोनों ही ठीक होंगे। देखो यहां पर क्या बात कर रहे हैं, बॉर हर मास्टर अ सन, मतलब मास्टर से अगर एक सन को अगर वो जन्म दे रही है तो लीगली फ्री हो जाएगी। और दूसरे में कह रहे हैं कि जो बच्चा जो होगा उस बच्चे का भी वही एंटाइटलमेंट होगा उसके मास्टर के, जैसे एक लीगल स्टेटस होता है कि वो भी एक बच्चा ही कहलाएगा, अपने मास्टर का ही बच्चा कहलाएगा। तो मास्टर का ही बच्चा गुलाम कैसे हुआ, नहीं होगा। और जाहिर सी बात है उसने फीमेल स्लेव के साथ बच्चा किया है, सन किया है, तो वो भी स्लेव नहीं होगी। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की फुलफिलमेंट कर रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये वाला एक अलग ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। एक पर्सन है जिसको जुडिशियल पनिशमेंट मिली, उसको स्लेव बना दो, ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं ना, ऐसा कभी हुआ। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या करोगे, आप काट दोगे। एक नेगेटिव स्टेटमेंट अगर, क्योंकि अगर आप देखते हो यहां पर 2 और 3 देखो करेक्ट है, 1 और 2 हो नहीं सकता, क्योंकि देखो अगर ये करेक्ट है तो ये भी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं, एक ही सीध में। अगली चीज, अगर ये वाला अगर आप करेक्ट लगाते हो तो ये दोनों भी करेक्ट, तो ये भी करेक्ट होना चाहिए। तीसरा करेक्ट है तो ये भी, सेकंड भी करेक्ट होना चाहिए, दोनों के दोनों ही करेक्ट होने चाहिए, है ना। तो दोनों के दोनों ही करेक्ट होने चाहिए यहां पर। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर तीसरा करेक्ट है तो सेकंड करेक्ट नहीं होगा, नहीं। यहां पर तो ये तो नेगेटिव है, तो ध्यान रहे ज्यादातर जो नेगेटिव बातें होंगी ना, जो हमारी जो पुरानी जो किताब उताब होती है, तो उसको ज्यादातर हम क्या करते हैं, उसको हटा ही देते हैं। ये कुछ अलग ही, ये एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो ये एकदम उसके अपोजिट में जा रहे हैं, अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। थोड़ा देखो समझने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसके लिए क्या करते हैं, एप्टीट्यूड का डेवलपमेंट करते हैं, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड का डेवलपमेंट, अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड का डेवलपमेंट हो गया तो आप ऐसे वाले क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लोगे, क्योंकि अगर आप गौर से अगर समझोगे तो यहाँ पर भी दोनों तरफ में क्या है, फीमेल स्लेव, एक स्लेव की बात की जा रही है, यहाँ पर भी फीमेल स्लेव की बात की जा रही है, और दोनों को पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई जा रही है कि हाँ अगर बच्चा हो गया तो ठीक है, अगर सन हो गया तो ठीक है, दोनों दोनों फ्री हो। यहाँ पर भी सेम वही चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे उसको फिर एक लीगल स्टेटस मिल जाएगा मास्टर का, ठीक है। दोनों एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट। यहाँ पर एक अलग ही बात की गई, ऊपर एक अलग ही दुनिया की बात कर दी गई, तो ऊपर वाले को गलत कर देंगे तो आ जाएगा आंसर बी, ठीक है। तो ये था अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र को किसने लिखी थी, चाणक्य के द्वारा, ठीक है। चाणक्य तो सबको जानता है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई, चाणक्य के द्वारा। तो इसके अंदर ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, जैसे कि अगर किसी को जुडिशियल पनिशमेंट दी जाएगी तो उसको स्लेव बना देंगे। अब देखो, एनी पर्सन हु हैज वॉलंटरली enslaved himself shall, if he runs away, be a slave for life. Similarly, any person whose life has been mortgaged by others shall, if he runs away twice, be a slave for life. मतलब क्या बताया गया कि इसको तो जुडिशियल पनिशमेंट नहीं, या तो कोई जैसे भाग जाए अपनी लाइफ से, या कोई काम काज करा गया है और वो नहीं कर रहा है, ये सब चीजें बताई गई हैं कि अगर कोई अपने आप से खुद से अगर स्लेव बन रहा है, स्लेव अपने आप को अपनी मतलब काम काज दे रहा है, अपना अपनी खुद की स्लेवरी दे रहे हैं, तो ठीक है भाई वो स्लेव बन सकता है। तो यहाँ तो कैसे तो पॉजिटिव स्टेटमेंट बता रहे हैं कि अगर कोई खुद से अगर स्लेव बन रहा है, खुद की अगर अपनी मजदूरी दे रहा है तो ठीक है। या अगर कोई मतलब भाग जा रहा है, एनी पर्सन हुज लाइफ हैज बीन मोर्टगेज बाय अदर्स, मतलब अगर किसी की लाइफ को और किसी ने मोर्टगेज कर लिया और फिर भी लेकिन वो पर्सन भाग जा रहा है, एक बार नहीं दूसरी बार, एक बार छोड़ देंगे लेकिन दूसरी बार भी अगर भाग जा रहा है, तब फिर उसे पूरे लाइफ टाइम के लिए स्लेवरी बनाया जाएगा। तो फिर पूरी लाइफ टाइम के लिए उसकी स्लेवरी होगी, पूरे लाइफ टाइम के लिए वो स्लेव बन जाएगा। कुछ इस टाइप की चीज के अंदर बताई गई है, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब देखो, देयर वाज अ वैरायटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफर्ड टू द स्लेव्स। तो देखो ध्यान रखो, स्लेव्स को काफी सारी वैरायटी ऑफ प्रोटेक्शन दी गई थी।
एक चीज और देखो आपको ध्यान में रख लेनी है, जिस समय भारत के अंदर स्लेवरी की जो बात की जा रही है, अच्छा बाकी सारी स्लेवरी और भारत की स्लेवरी में डिफरेंस क्या है, आपको एक चीज बताना चाहूंगा। तो चंद्रगुप्त के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एक ट्रेवलर आए थे, पोइट भी थे कह लो या उनको राइटर कह लो थे, उनका नाम था मैगस्थनीज। उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिका। तो उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया कि भारत के अंदर उन्हें स्लेवरी देखने को मिली नहीं। अब क्यों नहीं मिली, लेकिन हम तो कह रहे भाई इंडिया में तो स्लेवरी थी, वो कह रहे भाई हमें तो दिखी नहीं। हमने कहा भाई क्यों नहीं दिखी, कहा भाई मेरे को जब दिखी नहीं तो क्या बोलूं, लेकिन हम तो कह रहे भाई थी। कैसे स्लेवरी थी, कहते कि स्लेव को भारत के अंदर एक फैमिली मेंबर माना जाता था, वहीं यूरोप में स्लेव को क्या माना जाता था, एकदम जानवर, एनिमल्स मानते थे, उसके साथ काफी ज्यादा क्रूरटी कर रहे थे। लेकिन इंडिया के अंदर क्या कर रहे थे, इंडिया के स्लेव को एक फैमिली मेंबर माना जा रहा था। तो खुद जरा सोचो, इंडिया के अंदर जिसके अंदर एक स्लेव को भी एक फैमिली मेंबर माना जा रहा है, उसको इक्वालिटी के बराबर का लब्बा लब्बा स्टेटस दिया जा रहा है, उसको बराबर के तौर पर उनको अधिकार भी लब्बा लब्बा दिए जा रहे हैं, उनको खाना पीना सब कुछ, ऐसा मानो फैमिली मेंबर हो। और जिसको फैमिली मेंबर माना जा रहा हो और उसके साथ अगर कोई फीमेल अगर बॉर्न कर दे बच्चे को, तो जिसको फैमिली मेंबर ऑलरेडी माना जाता है तो उसको फैमिली का स्टेटस देने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। अगर थोड़ा सा अगर थोड़ी जानकारी होती कि हाँ भारत के अंदर जैसे मौर्य के टाइम पीरियड में भारत के अंदर जो स्लेव्स थे उनको फैमिली का स्टेटस दिया जा रहा था, तो ये थोड़ी सी अगर लॉजिक अगर लगाया जाता तो ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता आराम से, कि हाँ उस समय तो जो जो फैमिली मेंबर थे उसके अंदर ही स्लेव्स को भी गिना जाता था। तो स्लेव्स को अगर इतने सारे राइट्स हैं तो जाहिर सी बात है ये वाले राइट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। तो अर्थशास्त्र में पॉजिटिव, तो अब आप देख लो अर्थशास्त्र में तो पॉजिटिविटी को देखो ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि मैक्सिनिस को यहाँ पर भारत के अंदर स्लेवरी नहीं दिखी थी, लेकिन स्लेवरी थी। स्लेवरी क्यों नहीं दिखी, क्योंकि भारत के स्लेव्स को भी एक घर का एक फैमिली का मेंबर माना जाता था, इस वजह से यहाँ पर जो स्लेवरी नहीं दिखी। अब देखो वैरायटी देखो, काफी सारी जो प्रोडक्शन दी जाती थी स्लेव्स को, खासतौर से वीमेन स्लेव्स को। तो देखो अर्थशास्त्र, व्हेन अ चाइल्ड इज begotten on a female slave by her master, both the child and its mother shall at once be recognized as free। तो ध्यान रखो उस समय इससे पता चलता है वीमेन स्लेव की कितनी ज्यादा इज्जत होती थी, कि अगर वीमेन अगर कोई स्लेव है, अगर उसका एक बच्चा हो जाता है मास्टर की मदद से तो उसे फ्री कर दिया जाएगा, और उसको और भी कई सारे प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है और भी कई सारे प्रोडक्शन वगैरह भी दी जाती थी उन सबको खाना पीना काफी सब कुछ उनको मतलब घर वर सब चीजें उनको दी जाती थी, कपड़ा उपड़ा सबको दिया जाता था उस समय। तो इसी वजह से मैक्सिस को दिखाई नहीं दिया कि हाँ भाई यहाँ पर कोई स्लेवरी भी है, क्योंकि यहाँ पर स्लेव्स के क्या, अगर कोई वीमेन स्लेव है उसको तो काफी ज्यादा उसका ध्यान रखा जाता है, केयर की जाती थी उसकी। तो इतनी ज्यादा केयर तो भाई यार यूरोप वगैरह तरफ में तो किसी केयर होती नहीं थी, बच्चे तक को मार दिया जाता था, पीटा पड़ा जाता था। यहाँ पर तो फिर भी देखो कितनी ज्यादा केयर होती थी कि हाँ अगर भाई है तो ठीक है भाई उनको फ्री कर दो, अगर मतलब मास्टर और जो स्लेव है उनके बीच में कोई रिश्ता बना हो फिर उसके बाद बच्चा हो गया तो उनको फ्री कर दो, ऐसा था यहाँ पर। अगली चीज, और जो सन होगा तो भाई जाहिर सी बात है फादर का भी तो एक स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि भाई बच्चा तो नहीं कही है, तो फादर का स्टेटस तो भाई मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो वो किसका बच्चा कहलाएगा, अपने मास्टर का ही बच्चा कहलाएगा, और किसी का थोड़ी ना बच्चा कहलाएगा वो। तो इतनी ज्यादा को छूट थी यहाँ पर उस समय। लेकिन आज के समय क्या ऐसा कुछ है नहीं, आज के समय भी क्या मतलब वीमेन से मिलती है, हाँ मिलती है, गलत होता है उनके साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी क्या उनको राइट मिलते हैं, नहीं मिलते। लेकिन अर्थशास्त्र ने उस समय राइट्स दिए थे औरतों को, लेकिन क्या आज के समय इतने राइट्स हैं, देखो इतने तो शायद आज के टाइम इस हिसाब के राइट्स तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो देख लो चलो अब आगे, ठीक है। अब जो नीति पकड़ना, परिशिष्ट प्रवान, अवदान साध का और तीसरा सिलकाना महापुराण। अभी ये कौन कौन से इनमें से जैन टेक्स्ट है, ये सवाल पूछा गया कि कौन कौन से इसमें जो है जैन टेक्स्ट है। तो देखो जैन टेक्स्ट के बारे में, और जो नीति पकड़ना, परिशिष्ट प्रवान, अवदान साध का, तीसरा सिलकाना महापुराण। अगर आप थोड़ा सा अगर गौर करो, थोड़ा सोचो कि कौन कौन से जैन टेक्स्ट है थोड़ा बहुत, अदरवाइज देखो एक चीज तो देखो हमको पता है, चार तो देखो चार में तो कोई भी ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो देखो गलत हो गई। और जाहिर सी बात है अगर कभी जैन का आता है तो इसमें कुछ ना कुछ देखो बुद्धिज्म के तो देखो डालते हैं,
ठीक है। तो बुद्धिज्म के इसमें तो देखो डालते डालते हैं। तो नीति पकड़ना और अवधान साधकार ये किसके लगते हैं? ये दोनों दोनों किसके हैं? बुद्धिज्म के ही हैं। किसका? ये बुद्धिज्म। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों बुद्धिज्म बुद्धिज्म है। ये बुद्धिज्म लिटरेचर से जुड़ा हुआ है और ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। अगर आपको इतना पता हो ना, नीति पकड़ना और अवधान साधकार ये दोनों दोनों बुद्धिज्म है, तो जाहिर सी बात है आपके दो कौन कौन से कट गए। फर्स्ट को आपने इसको काट दिया, ठीक है, ये कट गए, और थर्ड को आपने काट दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया? बी। अगर आपको ये पता है नीति पकड़ना और अवधान साधकार दोनों दोनों बुद्धिज्म लिटरेचर है, अगर हमने लिटरेचर के बारे में पढ़ा होगा बुद्धिज्म लिटरेचर के बारे में, तो ये दो नीति पकड़ना और अवधान साधकार तो ये दोनों बुद्धिज्म है। बाकी ये दोनों बचे पैसिस परवन और तेसस सिल्काना महापुराना। क्योंकि देखो जैन वाले मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जैन वाले क्या बहुत सारे लिटरेचर है, बहुत सारे, मतलब गिनती नहीं है इनकी इतनी सारी, तो अब सारे तो देखो याद नहीं कर पाओगे। अवधान साधकार के बारे में ऑलरेडी एक दो बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए PYQ से रिलेटेड ये हो सकता है। ठीक है। अगर आपने तीसरे को भी, अगर आपको अवधान साधकार जिसको PYQ है, ये PYQ से है, अगर आपने PYQ कर लिया और आपको पता है अवधान साधकार कौन सा है, ये बुद्धिज्म है, तो आप इसको काट दो, तीसरे को काट दिया काट दिया काट दिया, आपका आंसर आ जाएगा बी। सिर्फ PYQ के बेस पर ये हो जाएगा। अब आपको बाकी सारे कुछ और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इसके बेस पर ही आप रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं आता तो स्किप कर दो, वरना वही वाला फॉर्मूला 4 में से हमेशा 2 ही ठीक रहते हैं। तुक्का मारो, लेकिन तुक्का मैं तो कहूँगा भाई रहने देना, थोड़ी देना जा तुक्का उक्का, लेकिन फिर भी दिमाग में ये है कि भाई नहीं 90+ अटेम्प्ट करना है, 90+ अटेम्प्ट करना है तो कर लेना भाई। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, लेकिन तब करना जब पहले आप PYQ सारे कंप्लीट करके जाना, अदरवाइज स्किप ही कर दो, ज्यादा बेटर है। जिसके बारे में नहीं पता उनको स्किप कर दो, अदरवाइज 0.66 नेगेटिव मार्क्स क्यों लेकर के जाओ। 0.66 क्या प्लस में 2 भी कर दो तो 2.66 आपके मार्क्स, क्योंकि इसके भी जो 2 नंबर थे वो भी कटेंगे और इसके माइनस जो गए वो भी कटेंगे, तो 2.66 आप क्यों अपनी मतलब नेगेटिव क्यों अपने मतलब कट ऑफ आप नीचे गिरो, अपनी खुद के अपने मार्क्स क्यों इतने ज्यादा कम करवाओ। रहने देना, फिर छोड़ देना, स्किप कर देना ऐसे वाले क्वेश्चन को नहीं आ रहा तो। अदरवाइज आपको लेकिन उससे पहले ये सारी चीज आपको करके जानी पड़ेगी। ठीक है, इतना तो कम से कम याद रखना। नीति पकड़ना बुद्धिज्म है, अवधान साधकार बुद्धिज्म है। अब ये भी याद रखना परसिस, आधा था नाम याद रखो क्योंकि बड़े बड़े नाम नहीं याद होगा। परसिस तीसस सिल्काना ये महापुराण, बस याद रखना टी से नाम था और महापुराण था और परसिस्ट था, ये दोनों क्या है जैनिज्म के, जैन लिटरेचर से रिलेटेड है। तो ये दोनों आपको इतना बस पता होना चाहिए। जैन दोनों कौन से? जैन के। अवधान साधकार और नीति पकड़ना दोनों बुद्धिस्ट के, बुद्धिज्म लिटरेचर। तो देखो चलो देखो, तो देखो नीति पकड़ना, ठीक है, इज अ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर कंटेनिंग मेथड दैट वर टॉट बाय बुद्ध डिसिपल कशाना। तो किसने लिखा है? जो मतलब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, ठीक, जिसके अंदर कशाना जो डिसिपल है गौतम बुद्ध का, उसने जो जो मेथड जो सिखाई है उसके बारे में लिखा गया। इसके अंदर की क्या क्या मेथड होंगी, तो फर्स्ट काउंसिल के टाइम पीरियड में इसको लिखा गया था। ठीक है, कशाना से रिलेटेड, तो ध्यान रखना। तो जो नीति पकड़ना है ये किससे रिलेटेड है? गौतम बुद्ध के एक डिसिपल है कशाना, उनसे रिलेटेड है, उसने नहीं लिखी, उनसे रिलेटेड है ये नीति पकड़ना, उनसे रिलेटेड है कशाना। अगली चीज परसिस परवन, ये जैन है। बस इतना बस आप ध्यान रखो। अदरवाइज अगर आपको इसके वो सब याद करने हैं ज्यादा और भी ज्यादा डिटेल में जाना है, वैसे मैं तो कहूँ ज्यादा डिटेल में मत जाना, बस नाम इनके बस याद रखो क्योंकि ज्यादा डिटेल में यूपीएससी पूछा नहीं, ऊपर से बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बेसिक के चक्कर हम पूरे एकदम डिटेल में पढ़ के जाते हैं, तो बेसिक पूछ रहे तो हमें बेसिक ही नहीं पता होता है। तो बस इतना ध्यान रखना कि हमें बेसिक चीजें कम से कम याद करके जानी है। तो देखो बुद्धिस्ट लिटरेचर 2 टाइप के, एक है कैनोनिकल और एक होगा नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल देखो, कैनोनिकल में सारे त्रिपिटक आते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक ये हैं। और ये किसमें लिखेगी? ज्यादातर आपको पाली लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगी, और दूसरे और भी जो कई सारे देश हैं वहां पर भी देखने को मिलती है ये, जैसे चाइनीज में भी आपको देखने को मिलेगी, तिब्बतन में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो त्रिपिटक का मतलब क्या, त्रिपिटक का मतलब क्या होता है?
3 बास्केट्स या कलेक्शन, इसका मतलब होता है त्रिपिटक का 3 बास्केट्स या कलेक्शन। तो देखो क्या क्या है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, सूत पिटक किसने लिखा? आनंद ने। विनय पिटक किसने लिखा? उपाली ने। ये दोनों बस आपको नाम याद रखना है। ठीक है, विनय पिटक, सूत पिटक। ठीक है, विनय पिटक किसने लिखा? आनंद। ठीक है, विनय पिटक उपाली ने। इसके यहाँ गौतम बुद्ध की आपको शिक्षाओं के बारे में पता चल जाएगा। गौतम बुद्ध की जो मतलब जो स्टोरीज है, गौतम बुद्ध के बारे में जो भी इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, इन्होंने क्या कहाँ कहाँ पर उपदेश दिया, इनकी क्या क्या शिक्षाएं रही, उसके बारे में आपको मिल जाएगा। और विनय पिटक में जो इनका मोनास्टिक कोड कि एक्चुअली अगर कोई भी धर्म को अगर अपना रहा है, या जो कोई भी अगर आ रहा है इनकी मोनास्ट्री के अंदर, या फिर अगर कोई इनके संघ को जो कोई अपना रहा है, तो उसके क्या क्या रूल्स होंगे, उसके क्या क्या कंडक्ट होंगे, उसके बारे में बताया गया विनय पिटक में। तो विनय पिटक किसने लिखी थी? उपाली ने। अब देखो जो विनय पिटक है उसके अंदर तो लिख दिया गया कि सारी चीजें कि कैसे कैसे रूल्स रेगुलेशन ये सब चीजें होंगी। ये सब चीजें जरूरी भी थी, कि गौतम बुद्ध जी ये चाह रहे थे कि सारी चीजें ठीक ठाक से चले, नियम के अकॉर्डिंग चले, ज्यादा बेटर रहेगा, बगैर नियम के ना चले। तो जो जो गौतम बुद्ध जी के जो नियम थे, जो उनके संघ के नियम थे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो सारे इसके अंदर लिखे गए। अगली चीज, इनके त्रिरत्न बताए गए बुद्धिज्म के। एक था बुद्ध, धम्म, संघ। क्या क्या? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध, धर्म का मतलब उनकी जो शिक्षाएं थी, संघ का मतलब इनका पूरा संगठन। तो इन तीन चीजों के ऊपर ही क्या पूरा पूरा बौद्ध धर्म है, पूरा बौद्ध का धर्म चल रहा है। बुद्ध, धम्म, धम्म का मतलब जो इनकी शिक्षाएं थी, संघ पूरा इनका जो संगठन है, जो इनका नीति है, किस तरीके मतलब सारे लोग मिलजुल के कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब ज्यादातर किसमें लिखी गई है? पाली में, त्रिपिटक। बाकी जो नॉन कैनोनिकल है वो कुछ संस्कृत में लिखी गई है। किसमें? संस्कृत लैंग्वेज में। अब देखो संस्कृत में मिलते हैं, कुछ पाली में भी मिलते हैं इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर त्रिपिटक मोस्टली क्या है? संस्कृत, वो सॉरी पाली के अंदर है। ठीक है, अब देखो नॉन कैनोनिकल मतलब त्रिपिटक के अलावा बाकी जो दूसरे जो ग्रंथ है इनके, दूसरे जो किताब है, दूसरे जो लिटरेचर है, उनको बोला गया है नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल त्रिपिटक, नॉन कैनोनिकल जो त्रिपिटक के जो अलावा दूसरे जो लिखे गए। ठीक, चलो अब आगे देखो नीति प्रकरण। ठीक है, नीति प्रकरण किसने लिखा? मार्कशना। लैंग्वेज पाली। वैसे याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना बस ध्यान रख लेना नीति पकड़ना। लेकिन फिर भी मैं तो कहूंगा वैसे याद होता तो ठीक है, अदरवाइज रहने देना। बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ऑथर कौन थे? ऑथर महाकर्षणा। लैंग्वेज पाली। ठीक है, तो ये कौन सा है? देखो हमने बोला त्रिपिटक, त्रिपिटक के अलावा कौन सा है? नीति पकड़ना। और किसने लिखी? महाकर्षण है। फर्स्ट सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में लिखा गया था, फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी सीई के बीच में। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या क्या किसकी चीज के बारे में बताया हुआ? कुतक निकाय के बारे में बताया गया। कुतक निकाय, ठीक है, कुतक निकाय थेरवादा बुद्धिज्म, बस इतना ही काफी है। बाकी इसके अगर आप ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहोगे तो ठीक है, अदरवाइज आपको कम से कम बस इसका इतना ध्यान रखना। नीति पकड़ना किसने लिखी? महाकर्षण ने। और कौन सी बुक है ये? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बस इतना। और थोड़ा बहुत अगर टाइम पीरियड भी याद रख लोगे तो काफी है, क्योंकि कई बार क्या करेंगे नीति पकड़ना का लिख देंगे नागार्जुन, नागसेन, कुछ अलग अलग नाम लिख देंगे। तो थोड़ा टाइम पीरियड भी ध्यान रख लेना कि कौन सा किस टाइम पीरियड में। अगर आपको इतना पता है नीति पकड़ना फर्स्ट सेंचुरी के आसपास में लिखी गई है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, फर्स्ट सेंचुरी एडी, इसके आसपास में लिखी गई है। और कोई फिफ्थ सेंचुरी या सिक्स सेंचुरी के अगर कोई राइटर वाइटर का नाम लिख देते हैं, या फोर्थ सेंचुरी के राइटर जैसे कि विशाखदत्त, तो नहीं, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, क्या पता कई बार आप ये सोचो कि नहीं यार मैंने तो पढ़ा नहीं, है ना, आप कई बार ये सोचो कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं यार, क्या पता अगर ऐसा ही हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अपनी बेसिक नॉलेज पे एकदम पूरा फोकस रखना है, अपनी बेसिक नॉलेज पर ही आपको चलना है। बेसिक नॉलेज पर अगर नहीं चलोगे तो भाई नहीं हो पाएगा, तो ध्यान रहे अपनी बेसिक नॉलेज को लेकर के चलना। अगला आता है अवधान सात का। ठीक है, अवधान सात का ये क्या है? 100 टेल्स है। क्या है? 100 टेल्स। देखो जैन में क्या बहुत सारी किताबें, बहुत सारी, जो इसके अंदर जो किताब दी है बस आपको बस उतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाथ से भी ज्यादा एक्स्ट्रा करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको, तो ध्यान रहे कम ही करना, कम ही करके चलो, ज्यादा बेटर है। मेन चीज अगर आपको ज्यादा ही करना है तो सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करो, एनसीईआरटी और पीवाई को, इतना ही बहुत होगा, इतना ही काफी है।
आपके मतलब एंशियंट हिस्ट्री के और जो आर्ट एंड कल्चर है उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन को अगर पूरा अटेम्प्ट करना चाहते हो तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, बस इसके अलावा और ज्यादा कुछ है, इतना ही कर लो इस टाइम, वही बहुत ज्यादा होगा। इन्हीं से ही आप देखो कितने सारे क्वेश्चन आप करके आ जाओगे इन्हीं से ही। ठीक है, अवदान सात का, ठीक है, अवदान सात का हंड्रेड्स ऑफ टेल्स, तो ये किससे जुड़ी हुई है? ये भी बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है, बुद्धिज्म। ठीक है, और कौन सा टेक्स्ट है? संस्कृत टेक्स्ट है, संस्कृत। देखो ध्यान रहे, पाली लैंग्वेज पहले इन्होंने इसलिए चुनी, पाली प्राकृत लैंग्वेज इसलिए चुनी क्योंकि इनको अपने पहले बुद्धिज्म को फैलाना था, बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा फैलाना था, धर्म को फैलाना था। इसलिए इन्होंने क्या हुआ स्टार्टिंग में पाली पाली प्राकृतिक इन सबको काफी ज्यादा प्रमोट किया इन्हीं सब लैंग्वेज में, क्योंकि ये क्या थे लोकल लोगों की लैंग्वेज थी। आगे चलकर फिर इनमें भी थोड़ा इन्होंने हिंदू धर्म के भी कुछ कल्चर को अपनाने की कोशिश की, जैसे कि संस्कृत, क्योंकि हिंदू में क्या संस्कृत लैंग्वेज को ज़्यादा वो प्रमोट किया जा रहा था, जाता था उसको, उस समय बड़े लोगों की लैंग्वेज थी, तो इन्होंने भी क्या वो लैंग्वेज को ही फिर अडॉप्ट किया, संस्कृत लैंग्वेज को। फिर संस्कृत लैंग्वेज में भी इन्होंने लिखना चालू किया। तो ध्यान रहे, जो स्टार्टिंग की जो किताब थी बुद्धिज्म की, वो ज़्यादातर आपको पाली प्राकृत में आपको मिलेगी, लेकिन फिर उसके बाद आने वाले टाइम में आगे चल करके कौन सी किताब मिली, कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। तो अवदान साहब का कौन सी लैंग्वेज है? संस्कृत। बहुत मुश्किलें पूछेंगे, अदरवाइज बस इतने पूछेंगे बुद्धिज्म या जैनिज्म, बस इतना, इससे ज्यादा और कुछ यूपीएससी देखो पूछती नहीं है। आगे भी अगर राइटर्स वगैरह देखोगे तो ये पूछते हैं जैन राइटर है, बुद्धिस्ट स्कॉलर है, या जैन स्कॉलर है, बुद्धिस्ट स्कॉलर है, बस ये सब सवाल पूछती है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाती। बहुत कम ही रेयरली होगा कि उनके नाम हम दे दिए, बहुत कम, रेयरली दे देती है यूपीएससी, इतना भी नहीं कि बिल्कुल देगी नहीं, हाँ दे देती है, लेकिन थोड़ा बहुत वही देगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा, पीवाईक्यू के बेस पर ही देगी, और ज़्यादा कुछ वैसे नहीं देगी। ठीक है, बाकी अपना वही वाला तो दिमाग है, ये दो 4 में से 2 तो ठीक ही रहता है मोस्टली, ये नहीं हर जगह, मोस्टली। ठीक, तो